चलेंगे सब लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर अपना फॉरेन सब्सिडरीज का एरिया स्टार्ट किया हुआ था जो कि प्राइमरीली लिंक्ड है आईएएस 21 से, और आज की क्लास के अंदर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और एक और एसबीआर का पास्ट पेपर हम लोग जाके चेक करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इस पास्ट पेपर के अंदर क्या क्या बातें हुई और क्या हम उसको अटेम्प्ट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। आईएस 21 के अंदर प्राइमरीली जो हमने बात स्टार्ट करी थी, वो अपनी बात स्टार्ट करी थी हम लोगों ने करेंसी से। यानी हमको सबसे पहले ये समझना था कि व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन करेंसीज। हमने सॉरी फंक्शनल करेंसीज। तो हमने समझा था कि फंक्शनल करेंसी हर वो करेंसी है विच फंक्शनल करेंसी वो करेंसी होती है विच रिप्रेजेंट्स योर प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यानी कोई भी ऐसी करेंसी जिसको हम पहचान सकें, यानी वो रिप्रेजेंट करती है हमारी सेल्स को, हमारी कॉस्ट्स को, हमारी कंपटीशन को रिप्रेजेंट करती हो। ये तो थे प्राइमरी फैक्टर्स। अगर प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस पे हम असेस ना कर पाए तो हम सेकेंडरी फैक्टर्स की बेसिस पे जाके एंटिटी के लिए फंक्शनल करेंसी डिटरमिन कर लिया करते थे। और वो ये होते थे कि आपके पास पैसा आया कहाँ से है और आपका पैसा जाता कहाँ पे है। यानी आपने फाइनेंस किस करेंसी के अंदर रेस किया है और आप ऑपरेटिंग प्रोसीड्स को किस करेंसी के अंदर रिटेन करते हैं। हम इसके थ्रू ये अंदाजा लगा लिया करते थे कि हमारी फंक्शनल करेंसी क्या होनी चाहिए। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जनरली फंक्शनल करेंसी जो होती है वो आपकी होम करेंसी होती है। जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से और आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा एक चीज़ होती है जिसको हम प्रेजेंटेशन करेंसी कहते हैं। प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी है जिसके अंदर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। टेक्निकली ये करेंसी कोई भी करेंसी हो सकती है। इट डिपेंड्स कि कंपनी किस करेंसी के अंदर या इवन मल्टीपल करेंसीज के अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना चाहती है। ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल है। हम लोग यहाँ से आगे चले तो हम लोगों ने एक जगह ग्रुप अकाउंटिंग के अंदर ये पढ़ा था कि हमें जब भी ग्रुप्स का सिनारियो आता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का सिनारियो आता है तो हमें सबसे पहले ये असेस करना पड़ता है कि कहीं कोई एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट का केस तो नहीं है। जब हम एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट का केस कंसिडर करने जाते हैं तो हम चंद एडिशनल फैक्टर्स को पहले मद्देनजर रखते हैं कि क्या उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पास, यानी उस फॉरेन सब्सिडरी के पास फॉर एग्जांपल, क्या डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है या नहीं है। हम ये जाके चेक करते हैं कि भाई क्या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बिटवीन बोथ कंपनीज आर दे टू मच और आर दे टू लेस। इससे अंदाजा होता है कि डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी कैसी है। हम ये जाके अंदाजा लगाते हैं कि यार पैसा रखा किस तरीके से जाता है, और यानी फाइनेंस किस तरीके की फाइनेंस के लिए रेलेवेंस क्या है, और क्या अपनी डेट्स को खुद वो फॉरेन सब्सिडरी रीपे कर सकती है या नहीं कर सकती है। हम इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं इन ऑर्डर टू असेस कि क्या कंपनी क्या एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट है या नहीं है। अगर एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट ना हो तो फिर हम जाके क्या करते हैं, हम लोग करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी की अकाउंटिंग। यानी हम लोग करते बेसिकली ये हैं कि हम लोग फॉरेन सब्सिडरी की अकाउंटिंग के ऊपर चले जाते हैं। जब हम लोग फॉरेन सब्सिडरी के अकाउंटिंग के ऊपर जाते हैं तो हम लोग कंसिडर क्या बातें करते हैं। हम लोगों ने एक 3 स्टेप अप्रोच पढ़ी है जिसके थ्रू हम लोग अकाउंटिंग किया करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग वी ऑलवेज एडजस्ट एंड अपडेट। पहला मेरा उसूल क्या कहता है कि आप सारी की सारे सवाल को फॉरेन करेंसी के अंदर सॉल्व कर ले। यू एडजस्ट एंड अपडेट, देन यू ट्रांसलेट एंड देन यू कंसोलिडेट। ट्रांसलेट करने के लिए हम कुछ एक्सचेंज रेट्स का सहारा लेते हैं, और वो एक्सचेंज रेट्स डिपेंड करते हैं कि क्या है। एक्सचेंज रेट्स डिपेंड करते हैं कि क्या है। अगर एक्विजिशन डेट की ट्रांजैक्शन होगी तो हम एक्विजिशन डेट का रेट लिया करेंगे। अगर कोई फॉर द ईयर की ट्रांजैक्शन होगी तो हम उसके लिए फॉर द ईयर का या फिर एवरेज रेट लिया करेंगे, एक्चुअल और एवरेज रेट। या कोई अगर बैलेंस शीट का बैलेंस होगा तो बैलेंस शीट के बैलेंस के लिए हम हमेशा बैलेंस शीट डेट का रेट लिया करेंगे। ये हम लोगों ने चल के पढ़ा था। अल्टीमेटली हमें एक्सचेंज डिफरेंसेस दो चीज़ों के ऊपर निकालने होते हैं। एक हमें गुडविल के ऊपर एक्सचेंज डिफरेंस निकालना होता है, एक हमें नेट एसेट्स के ऊपर एक्सचेंज डिफरेंस निकालना होता है। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आता है वो रिकग्नाइज होता है ओसीआई के अंदर, लेकिन एक्यूमुलेट होता है ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर। नाउ दैट रिजर्व हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन टू पार्टीज विच इज एनसीआई एंड आवरसेल्व्स इन विद रिस्पेक्ट टू होल्डिंग परसेंटेज। अगर गुडविल का एक्सचेंज डिफरेंस आपने एनसीआई को एलोकेट करना है तो वो तभी करना है जब फुल गुडविल मेथड हो, वरना नहीं करना है। फिर इसके अलावा तीसरी चीज जो आप लोगों ने समझनी थी वो ये समझनी थी कि ऑन डिस्पोजल ऑफ द सब्सिडरी, ऑन डिस्पोजल ऑफ द सब्सिडरी जितना भी आपके ट्रांसलेशन रिजर्व का बैलेंस है वो आप रीक्लासिफाई कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। वो आप रीक्लासिफाई कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ताकि फिर हमने कल के सेशन के अंदर देखा था वो नेटिंग ऑफ इफेक्ट भी आ जाए। क्लियर होती है सबको ये बात?
अगर लास्ट क्लास वाला आपको सारा का सारा रिकॉल होता है तो फिर उसके बाद हम ये शायद मार्च 2020 वाला, बिल्कुल मार्च 2020 वाला एसबीआर का एक पास्ट पेपर हमारे पास गिवन है, हम इसको चल के अटेम्प्ट करेंगे। जरा मैं अगर आपको इस पास्ट पेपर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो अगेन क्योंकि ये कंसोलिडेशन का सवाल है तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो टोटल आया इस अटेम्प्ट के अंदर वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 आया। इस 30 मार्क के पूरे सवाल के अंदर देर आर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स ए बी सी एंड डी, टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स हैं और 4 के अंदर भी कुछ सब रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर एक दफा में इन चारों की चारों रिक्वायरमेंट्स के अंदर थोड़ा सा आपका गौर दिला दूं यानी आपकी थोड़ी सी अटेंशन चालूं तो आप ये देखें, पहली वाली रिक्वायरमेंट जो है वो हाउ की है, यानी हाउ का मतलब शायद 5 मार्क्स के लिए एग्जामिनर कोई थ्योरेटिकल कंटेंट मांग रहा होगा कि जिसके अंदर आपने बताना होगा कि ये काम होना कैसे चाहिए, हाउ के ऊपर बात है। फिर अगर आप बी की पहली रिक्वायरमेंट के ऊपर चलें जो कि 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है तो अगेन हाउ की रिक्वायरमेंट है, यानी अगेन आपने चल के कुछ समझाना होगा, अगेन थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट है, अभी तक 9 मार्क्स थ्योरेटिकल हो चुके हैं। फिर अगर आप चल के देखें तो आपने सेकंड रिक्वायरमेंट जो कि 6 मार्क्स की है उसमें कैलकुलेशन भी लिखा हुआ आ रहा है और कैलकुलेशन के साथ साथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वाली बातें भी लिखी हुई आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मिक्स है थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल कंपोनेंट का। और आगे चलेंगे तो अगेन सी पार्ट के अंदर अगेन हाउ की रिक्वायरमेंट है 4 मार्क्स की, अगेन थ्योरेटिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा। और फिर डी रिक्वायरमेंट के अंदर कैलकुलेशन एंड डिस्कशन है 11 मार्क्स के लिए, 11 मार्क्स के लिए। अगेन कैलकुलेशन और डिस्कशन का मतलब क्या हुआ, देयर इज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। अप टिल नाउ हमने जितने भी पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं, हम लोग ये समझ जाते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं दे आर जनरली अ मिक्स ऑफ टू थिंग्स, वो न्यूमेरिकल भी होता है उसके अंदर और उसके अंदर थ्योरेटिकल भी होता है, बट थ्योरेटिकल अक्सर ज्यादा होता है आपके एसबीआर के सवालों के अंदर, बिकॉज द एग्जामिनर इज नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट द न्यूमेरिक्स, अबाउट द प्लस एंड माइनस दैट यू कैन डू और नॉट, क्योंकि प्लस एंड माइनस जो है ना वो आपको कोई भी सिखा देता है, प्लस एंड माइनस का आप रट्टा भी लगा लेते हैं, प्लस एंड माइनस के अंदर यू नो इवन इफ यू डू रॉन्ग तो एक्चुअली आप 60-70% हमेशा करेक्ट होते हैं। लेकिन थ्योरेटिकल कंपोनेंट के अंदर एज फार एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंसर्न्ड या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा, तो एग्जामिनर बड़ी क्लेवरली क्या करता है आपके सवाल को कंस्ट्रक्ट करता है जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी स्किल वो टेस्ट कर सके। दिस इज वन अनदर पास्ट पेपर जिसके अंदर एग्जामिनर ने IAS 21 को इन डेप्थ जाके आपसे टेस्ट किया। अगर मैं सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट नंबर 1 की तरफ लेके चलूं तो रिक्वायरमेंट नंबर ए जो है वो इस बारे में ये है कि हाउ द फंक्शनल करेंसी ऑफ क्रोचेट कंपनी शुड बी डिटरमिन्ड। अच्छा बाय द वे एग्जामिनर ने पूछा हमसे ये है 5 मार्क्स के लिए कि हाउ द फंक्शनल करेंसी ऑफ क्रोचेट कंपनी शुड बी डिटरमिन्ड। अब फंक्शनल करेंसी डिटरमिन करनी है तो इसके अंदर एक तो इम्पैक्ट है सिर्फ स्टैंडर्ड का, वी नो हमें फंक्शनल करेंसी डिटरमिन करने के लिए कुछ स्टेप्स से गुजरना होता है, तो एक तो प्योरली IAS 21 का इम्पैक्ट है, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर ने इस सवाल के अंदर क्रोचेट कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी करना है। 5 मार्क्स के अंदर रहते हुए हमें IAS 21 को भी इलस्ट्रेट करना है और उसके साथ साथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट नहीं क्रोचेट कंपनी के लिए भी जवाब देना है, तो हम मिक्स ऑफ टू फीलिंग्स चलाएंगे अपने आंसर के अंदर। अगर मैं आपके सामने एक काम ये करूं कि आपके सामने जरा हैंड आउट के ऊपर आ जाऊं तो जरा इस सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और अभी हम फिलहाल सवाल के 2 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे जो कि हमें रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व करने के अंदर हेल्प करेंगे। इट इज वेरी एसेंशियल कि आप लोग सारे के सारे अटेंटिव रहें एंड बी रिस्पॉन्सिव, यू हैव टू गिव एन आंसर व्हेन एवर यू गॉट इट, मतलब अगर सही पता हो तो जवाब देना वरना खामा खाई में मेरा टाइम जाया या मुझे गुस्सा मत दिलाना। सही है? सुन लो जरा क्या कहता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहते हैं भाई बैकग्राउंड सुन लीजिएगा जरा। एग्जामिनर कहते हैं भाई हमिंग्स कंपनी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ अ मल्टीनेशनल लिस्ट ऑफ ग्रुप कंपनीज। हमिंग्स कंपनी पेरेंट कंपनी है और इसकी बहुत सारी मल्टीनेशनल ग्रुप कंपनीज हैं। एग्जामिनर कहते हैं भाई हमिंग्स कंपनी यूजेस द डॉलर एज इट्स फंक्शनल करेंसी। हमें पता लग गया कि भाई जो हमारी पेरेंट कंपनी है ना वो पेरेंट कंपनी की जो फंक्शनल करेंसी है वो क्या है आपके लिए, डॉलर्स है। इसी तरह एग्जामिनर कहते हैं भाई हमिंग्स कंपनी एक्वायर्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर्स। हमिंग्स कंपनी एक्वायर्ड 80% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ क्रोचेट कंपनी ऑन 1 जनवरी X4।
हमिंग्स कंपनी ने एक और कंपनी की 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है 1 जनवरी एक्सपोर को। और अगर आप सवाल में थोड़ा सा ही नीचे जहन डालें तो लिखा हुआ है द ग्रुप्स करंट फाइनेंशियल ईयर एंड इज 31 दिसंबर एक्सपोर, यानी एग्जामिनर ये जो 1 जनवरी एक्सपोर की बात कर रहा है दिस इज द ईयर स्टार्ट। साल के पहले दिन हमने अपनी एस कंपनी नंबर 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है और ये जो इन्वेस्टमेंट करी है ये 80% के बराबर है साल के पहले दिन। एंड कहते हैं आगे जरा सुनना, एंड 100% of cover company 100% of cover company on the same date, यानी अगेन साल के पहले दिन हमने अपनी एस कंपनी नंबर 2 के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करी है और इस बार जो इन्वेस्टमेंट करी है वो हमारी 100% है, यानी इंटायर शेयर होल्डिंग हमने एक्वायर करी है कॉवर कंपनी की। तो एटलीस्ट वी नो कि इस पूरे सवाल के अंदर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट 2 कंपनीज, एक क्रॉचेट कंपनी होगी और एक कॉवर कंपनी होगी। मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करता हूं और अभी भी ये एडवाइस करूंगा कि यू रीड द क्वेश्चन स्लो। कभी कभार बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी सवाल पढ़ते हैं तो सवाल की फील सारी गायब हो जाती है, आप इतनी बेसिक बात मिस कर जाते कि शायद इस सवाल के अंदर 2 कंपनीज टेस्ट होने वाली हैं, इनका ईयर स्टार्ट पे एक्विजिशन हुआ है और ये पहले ईयर एंड का सवाल है। ये बेसिक बातें मिस करने से आपका पूरा सवाल खराब हो सकता है। सुने आगे एग्जामिनर क्या कहता है भाई। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं क्रॉचेट कंपनी की और क्रॉचेट कंपनी की फंक्शनल करेंसी के बारे में। याद है ना रिक्वायरमेंट नंबर 1 भी क्रॉचेट कंपनी के लिए ही थी। एग्जामिनर कहता है द हेड ऑफिस ऑफ क्रॉचेट कंपनी इज लोकेटेड इन अ कंट्री विच यूजेस द दिनार एज इट्स मेन करेंसी। भाई आपकी एक सब्सिडरी है, एक मल्टीनेशनल एक फॉरेन आपकी सब्सिडरी है और वो सब्सिडरी एक बहुत काम की सब्सिडरी है, यानी उस सब्सिडरी ने भी अपने मल्टीपल ऑफिसेज बनाए हुए हैं, उस सब्सिडरी ने अपने मल्टीपल ऑफिसेज बनाए हुए हैं। एक उसका ब्रांच ऑफिस होता होगा, एक उसका हेड ऑफिस होता होगा, एक उसका सेल्स ऑफिस होता होगा, एक फॉर एग्जांपल उसकी फैक्ट्री होती होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एग्जामिनर ये कह रहा है कि यार जो आपका हेड ऑफिस है ना, वो आपका हेड ऑफिस वो लोकेटेड कहाँ पे है, एक ऐसी कंट्री के अंदर लोकेटेड है, एक ऐसी कंट्री के अंदर आपका हेड ऑफिस लोकेटेड है, सब्सिडरी कंपनी का हेड ऑफिस लोकेटेड है जहां पे दिनार फॉलो होती है एज इट्स मेन करेंसी। हेड ऑफिस की, सब्सिडरी की नहीं, सब्सिडरी के हेड ऑफिस की डोमेस्टिक करेंसी यानी होम करेंसी क्या है, दिनार। अच्छा यहां पे मैं आपको ये बात याद दिलाता चलूं कि जो हमने प्राइमरी फैक्टर्स पढ़े हैं ना फाइनेंशियल करेंसी फंक्शनल करेंसी डिटरमिन करने के लिए, उसमें लिखा हुआ ये था कि वो करेंसी फंक्शनल करेंसी होनी चाहिए जो कि आपकी सेल्स प्राइस, आपकी कॉस्ट, आपके कंपटीशन को इन्फ्लुएंस किया करे। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी होनी चाहिए जो कि आपके हेड ऑफिस की करेंसी हो या जिसके अंदर आपकी जो है हेड ऑफिस डील किया करे, ये कहीं नहीं लिखा हुआ था। देखिए आपको एक बात यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कहीं स्टैंडर्ड ने आपको ये नहीं बोला था कि फंक्शनल करेंसी इज दैट करेंसी विच रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंपनी। फंक्शनल करेंसी इज दैट करेंसी विच प्रिवेल्स इन द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ योर एंटिटी। हेड ऑफिस हो या ना हो इस बात से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, इस बात से ताल्लुक है कि जो आपका काम होता है, जो आपका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, आपका प्राइमरी हेड ऑफिस नहीं, आपका प्राइमरी सेल्स ऑफिस नहीं, आपका प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफिस नहीं, जो आपका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसकी करेंसी फंक्शनल करेंसी कहलाती है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस आपका दिनार के अंदर काम करता है या ऐसी कंट्री के अंदर मौजूद है जहां पे दिनार और डोमेस्टिक करेंसी है, इट डजंट मैटर। यानी मैं यहाँ पे छोटा सा क्रॉस डाल रहा हूं जस्ट टू मेक यू फील कि हेड ऑफिस कहां पे बना है या हेड ऑफिस किस करेंसी के अंदर डील करता है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस करेंसी के अंदर डील करता है, ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि यार आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी कौन सी है, आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी कौन सी है। क्लियर? आगे चलते हैं। एग्जामिनर कहता है हाउएवर इट्स स्टाफ आर लोकेटेड इन अ वैरायटी ऑफ अदर लोकेशंस। आपका स्टाफ बिल्कुल फैला हुआ है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट सिटीज, सब जगह पे आपका स्टाफ फैला हुआ है। कहते हैं हाउएवर इट्स स्टाफ आर लोकेटेड इन वैरायटी ऑफ अदर लोकेशंस, consequently half of their employees are paid in dinars and the other half are paid in grommets। आप लेबर की बात कर दी है, आधी आपकी लेबर ऐसी है जिसको पे किया जाता है दिनार्स के अंदर
और आधी आपकी लेबर ऐसी है जिसको पे किया जाता है एक करेंसी के अंदर जिसका नाम क्या है, ग्रोमेट्स। यानी अब हमारे पास एक्चुअली दो करेंसीज आ चुकी हैं, आधी लेबर को दिनार में पे करते हैं और आधी लेबर को ग्रोमेट में पे करते हैं। अच्छा भाई, एग्जामिनर कहता है भाई आगे, क्रॉचेट हैज, कह रहे हैं भाई जरा सुन लेना, क्रॉचेट कंपनी हैज अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी and is not reliance on finance from Humming company, nor do sales to Humming companies make a significant proportion of their income। क्या समझ में आ गया भाई आपको इस बात से? एग्जामिनर कह रहा है हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है, फाइनेंस हमिंग कंपनी से नहीं लेते, और तीसरी बात यह है कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम भी नहीं है। इस बात से आपको समझ में ही आता है, अली काज़मी ने बिल्कुल सही बोला कि इस बात से आपको समझ में ही आता है कि क्रॉचेट कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स पेरेंट कंपनी। Crochet company is not dependent on its parent company. It has relatively significant level of significant degree of autonomy, and therefore ये extension of parent का केस नहीं है। Therefore हम सब ये बात समझते हैं कि ये extension of parent का केस नहीं है, ये net investment in a foreign entity है, and therefore Crochet company की जो functional currency है वो डॉलर नहीं हो सकती। क्रॉचेट कंपनी की जो फंक्शनल करेंसी है वो डॉलर नहीं हो सकती, इनकी अपनी फंक्शनल करेंसी खुद डिटरमिन होगी। तो चलो मैं यहाँ पे मैं अपने पॉइंटर्स बना रहा हूं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट, नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट, फंक्शनल करेंसी, मैं सिर्फ पॉइंटर्स बना रहा हूं, फंक्शनल करेंसी should be determined, functional currency should be determined independently। सही हो गई बात, फंक्शनल करेंसी शुड बी डिटरमिन्ड इंडिपेंडेंटली। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमें फंक्शनल करेंसी इंडिपेंडेंटली असेस करनी है तो वही हमने प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स के ऊपर गौर करना होगा। तो कहते हैं भाई आगे जरा सुनिएगा, all of its sales and purchases are invoiced in grommets। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया भाई उमर। उमर कहते हैं all of its sales and purchases are invoiced in grommets and therefore Crochet company raises most of its finance in grommets। all of its purchases and sales are in grommets और आपका फाइनेंस जो रेज होता है वो फाइनेंस किसके अंदर रेज होता है, ग्रोमेट्स के अंदर रेज होता है। कहते हैं कैश रिसीट्स आर रिटेन्ड इन बोथ ग्रोमेट्स एंड दिनार्स। जो आपको पैसे मिलते हैं, जो आपको फाइनेंस मिलता है या जो भी आपके पास पैसे आते हैं वो आप कुछ ग्रोमेट के अंदर भी जो है रिजर्व करते हैं, कुछ दिनार के अंदर भी रिजर्व करते हैं। दोनों करेंसीज के अंदर शायद रिजर्व करने का रीजन ये होता होगा क्योंकि आपने अपनी लेबर को कुछ को ग्रोमेट में पे करना था और कुछ को दिनार के अंदर पे करना था। अल्टीमेटली आप पैसा दोनों के अंदर रिजर्व करते हैं। एग्जामिनर कहता है भाई क्रॉचेट कंपनी डज नॉट ओन अ डॉलर बैंक अकाउंट। आपके पास डॉलर का बैंक अकाउंट ही नहीं है, हमको तो पहले से पता था आपकी डॉलर फंक्शनल करेंसी नहीं है, आपका डॉलर बैंक अकाउंट भी नहीं है क्योंकि आप काम ही नहीं करते डॉलर के अंदर। एग्जामिनर कहता है भाई क्रॉचेट कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू पे टैक्स ऑन इट्स प्रॉफिट्स इन दिनार्स। आपको जो टैक्स पे करना है अपने एज पर लॉ, वो टैक्स आपने पे करना है ऐसी कंट्री के अंदर जहां पे आपका दिनार के अंदर आपको टैक्स पे करना होता है। लॉजिकल है ना। आपका हेड ऑफिस कहाँ बना हुआ है, आपका हेड ऑफिस बना हुआ है एक ऐसी कंट्री के अंदर जहां पे दिनार प्रिवेल करता है, तो आपने जाहिर सी बात है टैक्स भी किस करेंसी के अंदर पे करना होता होगा, आपको शायद दिनार के अंदर ही पे करना होता होगा। अब ये सारा पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया, मेरा आप सब लोगों से एक आइडिया, एक ओपिनियन मुझे आपसे ये मांगना है कि आपके मुताबिक जरा मुझे बताएं व्हाट शुड बी द फंक्शनल करेंसी ऑफ क्रॉचेट कंपनी। शुड इट बी दिनार और शुड इट बी ग्रोमेट? अच्छा दोनों नहीं हो सकती। अगर कोई ये सोच रहा है कि सर दोनों कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं हो सकता। फंक्शनल करेंसी एक करेंसी है, अकाउंटिंग एक करेंसी के अंदर होनी है। तो मुझे बताएं कौन कौन। अच्छा मेरे पास अब्दुल अजीज कह रहे हैं दिनार, हुमैर कहते हैं ग्रोमेट, अली काजमी कहते हैं ग्रोमेट, मरियम भी ग्रोमेट, इब्राहिम कहते हैं सर दिनार कर लें, और कोई चीज सारन भी कहते हैं सर ग्रोमेट कर लें। यानी देयर आर मिक्स्ड फीलिंग्स। जैन भी कहता है ग्रोमेट कर लें, देयर आर मिक्स्ड फीलिंग्स। तो चलो हम एक काम करते हैं, इन मिक्स फीलिंग्स को हल करते हैं और हम एक काम ये करते हैं, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं पहले रिक्वायरमेंट और फिर हम आंसर लिख लेंगे। सबसे पहले ए का पार्ट 1 में करने लगा हूं, बल्कि ए में तो शायद है ही एक पार्ट, ओके तो ए में शायद है ही एक पार्ट, राइट। तो जरा करते हैं,
हमारे पास हमें ये बात मालूम है कि हमें IAS 21 के अकॉर्डिंग कुछ प्राइमरी फैक्टर्स को कंसिडर करना है, और अगर प्राइमरी फैक्टर जवाब ना दे पाए तो हमें सेकेंडरी फैक्टर्स को कंसिडर करना है। तो प्राइमरी फैक्टर्स के अंदर अगर मैं जाऊं तो आपकी कोई ऐसी करेंसी जो कि आपकी सेल्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करे, राइट। कोई ऐसी करेंसी जो कि आपकी मटीरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करे, या कोई ऐसी करेंसी जो कि आपके कंपटीशन को इन्फ्लुएंस करे, ये करेंसीज कहलाएंगी फंक्शनल करेंसी। अच्छा, मैं यहाँ पे एहतियातन जरा सेकेंडरी फैक्टर्स भी सिर्फ लिख रहा हूँ याद दहानी के लिए। तो अभी हमें जरूर पता नहीं है कि सेकेंडरी फैक्टर्स हम अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। सेकेंडरी फैक्टर्स आपके पास दो थे। पहली बात, आपके पास पैसा यानी फाइनेंस आता किस करेंसी के अंदर है, और आपकी ऑपरेटिंग प्रोसीड्स रिटेन किस करेंसी के अंदर होती हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीड्स रिटेन किस करेंसी के अंदर होती हैं, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर? जरा मुझे बताइएगा, मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं, जरा मुझे बताइएगा सेल्स प्राइस मुझे बताएंगे जरा, सेल्स प्राइस आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी करेंसी है जो कि मेरी सेल्स प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है? सब लोग। अच्छा, सेल्स एंड परचेजेस वर ऑल इन ग्रोमेट, सेल्स एंड परचेजेस वर ऑल इन ग्रोमेट, तो यहाँ पे आपका वोट किसके ऊपर आ गया भाई? ग्रोमेट के ऊपर आ गया, सही। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट, मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट किस करेंसी के अंदर आती है? इब्राहिम ने सही बोला सर, दोनों। अच्छा, मटेरियल जो है, क्योंकि आपकी परचेजेस सारी ग्रोमेट के अंदर हैं, तो योर मटेरियल इज इन ग्रोमेट, सही है। मटेरियल और लेबर कुछ ग्रोमेट के अंदर है, लेकिन आपकी कुछ लेबर को दिनार के अंदर भी पेमेंट होती है। शायद आपकी हेड ऑफिस की लेबर होगी, आप उसको दिनार में पे करते होंगे, आप अपनी हेड ऑफिस की लेबर को दिनार में पे करते होंगे। अच्छा, अगर हम कंपटीशन की बात करें तो आपको क्या लगता है कि यार कंपटीशन किस करेंसी के अंदर प्रिवेल करता होगा? कंपटीशन किस करेंसी के अंदर प्रिवेल करता होगा? अली काजमी कह रहे हैं सर ग्रोमेट के अंदर। शायद मेरे हिसाब से ग्रोमेट सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप सोचे ना भाई, क्यों ग्रोमेट, अब्दुल अजीज जैन वगैरह, भाई आपकी सेल्स हैं ग्रोमेट के अंदर, सेल्स एंड परचेजेस ऑल हैपन इन ग्रोमेट। तो अगर सेल्स एंड परचेजेस ऑल हैपन इन ग्रोमेट, आपकी सेल्स प्राइस ही ग्रोमेट के अंदर है, आप सोचे ना आपका कंपटीशन कैसे इन्फ्लुएंस होगा? आपका कंपटीशन इन्फ्लुएंस ऐसे होगा ना कि आप माल खरीदते कहाँ हैं और बेचते कहाँ हैं, तो आप खरीदते कहाँ हैं बेचते कहाँ हैं, ये तो सब ग्रोमेट के अंदर। हाँ, दिनार सही है, आप कुछ लोग आपके किसी ऐसी कंट्री के अंदर हैं जहाँ पे दिनार करेंसी चलती है, और वो भी बाय द वे शायद आपके हेड ऑफिस के एम्प्लॉइज होंगे जो कि दिनार वाली करेंसी के अंदर डील किया करते होंगे। आप तो अपने हेड ऑफिस के एम्प्लॉइज को दिनार के अंदर पे करते हैं, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को दिनार के अंदर पे करते हैं, लेकिन आपका सेल्स और परचेजेस ग्रोमेट के अंदर है, तो कंपटीशन भी तो ग्रोमेट के अंदर होता होगा। तो माई वोट गोज फॉर ग्रोमेट, मेरा वोट तो जी ग्रोमेट के ऊपर जाता है, सही। अच्छा, जस्ट टू एम्फसाइज मोर एंड मोर, अगर आप अपने फाइनेंस की बात करें तो आपका फाइनेंस किस करेंसी के अंदर जनरेट होता है? आपका फाइनेंस किस करेंसी के अंदर जनरेट होता है? सही है, फाइनेंस आपका ग्रोमेट के अंदर जनरेट होता है, सही। अच्छा, फिर अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं भाई, इन विच करेंसी और ऑपरेटिंग प्रोसीड्स आर रिटेन्ड, इन विच करेंसी और ऑपरेटिंग प्रोसीड्स आर रिटेन्ड, तो भाई हमें ये पता लगा था कि हम ऑपरेटिंग प्रोसीड्स को ग्रोमेट के अंदर भी रिटेन करते हैं और दिनार्स के अंदर भी रिटेन करते हैं। लिखा हुआ था कि कैश प्रोसीड्स आर रिटेन्ड इन बोथ करेंसीज। तो अब ये सूरत हाल आपके पास मौजूद है। मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करता कि यार आप एग्जाम के अंदर बिल्कुल ये टेबल बना बना के असेस कर रहे हो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि आपको सोचना कैसे चाहिए था, आप मुझे जरा सोच समझ के बताएं। वोटिंग आपके सामने अगर आपको कॉल देनी हो कि यार विच करेंसी शुड बी डिक्लेयर्ड एज द फंक्शनल करेंसी ऑफ ग्रोचेट कंपनी, तो आपका क्या होगा? ग्रोचेट कंपनी के लिए आपका आंसर होना चाहिए ग्रोमेट, क्योंकि मेजॉरिटी जो इन्फ्लुएंस पैदा हो रहा है, आपने याद है ना, फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ इन्फ्लुएंस, फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि आपकी प्राइस, आपकी कॉस्ट, आपके कंपटीशन, आपके फाइनेंस, आपकी रिटेंशन को इन्फ्लुएंस करे, वो करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी है। मेरा वोट और आप लोगों का भी वोट किसकी तरफ जा रहा है बेटा? ग्रोमेट की तरफ जा रहा है, एंड ग्रोमेट आई बिलीव इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग नोट करें, डोंट बी सो कंक्लूसिव, मेजॉरिटी बल्कि हाफ ऑफ द पीपल गो वेंट फॉर दिनार,
You know, half of the people went for dinar. Why they went for dinar is कि उनके हेड ऑफिस की करेंसी उनको दिनार नजर आ रही थी. उन्होंने बोला सर ऑपरेटिंग प्रोसीड्स दिनार के अंदर भी रिटेन होती हैं, आधी लेबर को दिनार में पे किया जाता है, और कह रहे थे सर टैक्स भी दिनार में पे करना है. ये जो लास्ट वाली बात लिखी हुई थी ना, टैक्स भी दिनार में पे करना है, तो आपके दिमाग में शायद एक लीगल कॉन्सिक्वेंस आया होगा कि यार लीगली तो आपको दिनार में टैक्स पे करना है, तो दिनार असल करेंसी होनी चाहिए, बट टैक्स किस करेंसी में पे करते हैं ये तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी. आप सोचे ना, जरा सी एग्जामिनर की चालाकी से आप आउट थे. जरा सी चालाकी से आप, भाई टैक्स किस करेंसी में पे करना है ये तो लिख के दिया हुआ ही नहीं था, लिख के दिया हुआ ही नहीं था. तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको अपनी जो टैक्स पे करना होता है वो उस कंट्री के अंदर पे करना होता है जहां आपका हेड ऑफिस मौजूद है. तो और बाकी जगह हो सकता है आपको सिर्फ सेल्स टैक्स वगैरह पे करना पड़े. तो ये वाली जो टैक्स वाली बात है ना, आप इससे निकल जाते, इससे निकल जाते और आपका सारा गेम खराब हो जाता. एंड दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था हाउ द फंक्शनल करेंसी ऑफ क्रॉचेट कंपनी शुड बी डिटरमिन्ड. हाउ पूछा था और फंक्शनल करेंसी पूछा था, तो मुझे थोड़ा सा IAS 21 लिंक करना है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा टारगेट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, यानी मैंने क्रॉचेट कंपनी के ऊपर बात को लेकर आना है. 5 मार्क्स के लिए कुछ मिला जुला जवाब होना चाहिए था. अब सिंस कि मुझे अब बिल्कुल अंदाजा है कि अगर मैं इसका बात का जवाब थोड़ा सा भी ना लिखवाऊं तो आप लोग आखिर में चल के रोएंगे कि यार देखो सर, जैसे इब्राहिम बोलेगा सर मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि सर मैं जवाब किस तरह लिखा करूं, थोड़ा सा अंग्रेजी और थोड़ा सा मोटिवेशन का मसला भी हो जाएगा, तो मैं इसका एक ब्रीफ आंसर लिखवा रहा हूं. लेकिन एज आई से कि दिस इज अ ब्रीफ आंसर, आई डोंट एक्सपेक्ट इट मी कि मैं एज अ स्टूडेंट बन के आपको आंसर लिख के दे दूं, बिकॉज इट्स नॉट माई जॉब, इट्स नॉट माई जॉब, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. Ultimately you have to go and write the answer in your exam. It doesn't matter कि मैं आपको 1 पेज का आंसर लिख के दूं या 100 पेज का आंसर लिख के दूं, मेरी स्किल्स बढ़ेंगी, आपके पास कुछ भी नहीं होने वाला. तो you have to take your own responsibility and write a proper answer and get it checked from me. Nevertheless, just to make you feel comfortable, मैं थोड़ा सा आंसर इसका जरूर लिख दूंगा. जैसे मैं आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट करता अगर मैं एग्जाम के अंदर होता, मैं आंसर ऐसे कंस्ट्रक्ट करता कि मैं स्टार्ट करता वही अकॉर्डिंग टू से. सही है, हमें तो पता है हमारे 2 सुनहरे अल्फाज हमेशा सवाल स्टार्ट करने के. मैं कहता अकॉर्डिंग टू IAS 21, पहले बताता फंक्शनल करेंसी है क्या. अकॉर्डिंग टू IAS 21, फंक्शनल करेंसी is the currency which represents primary economic environment of the entity. सही है, primary economic environment of the entity. Generally, functional currency is the domestic currency and can also be influenced by the degree of autonomy the subsidiary has. The subsidiary, या मैं इसको कह लेता foreign entity has. फिर मैं बात यूं शुरू करता, मैं कहता भाई इन द केस ऑफ Crochet company, in the case of Crochet company, they have significant degree of autonomy. They have significant degree of autonomy and are not reliant on sales or
finance from parent company. सही. Hence this is not the case of extension of parent, and therefore functional currency should be determined what? Using primary and secondary factors. बात समझ में आती? फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ आंसर लिखवा दिए. इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, अपना प्राइमरी फैक्टर्स बयान करते हैं. अब प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस पे, वैसे मेरे अपने जाती ख्याल के अंदर प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर आप बड़े आराम से फंक्शनल करेंसी डिटरमिन कर चुके थे. मेजर इन्फ्लुएंस क्या था भाई? मेजर इन्फ्लुएंस ये था कि जो आपकी सेल्स है ना, जो आपकी सेल्स एंड परचेज है, मैं मेजर इन्फ्लुएंस बता रहा हूं आपको. मेजर इन्फ्लुएंस ये था कि जो आपकी सेल्स, परचेजेस एंड कंपटीशन जो था, वो इन्फ्लुएंस था ग्रोमेट करेंसी से. सही. तो देयरफॉर यहीं पे प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर ही कंक्लूड हो चुका था, प्राइमरी फैक्टर्स की बेसिस के ऊपर ही कंक्लूड हो चुका था कि आपकी फंक्शनल करेंसी ग्रोमेट होनी चाहिए. फिर आपको यहां पे अपने आंसर के अंदर ये भी डिस्कस करना चाहिए था कि हेड ऑफिस करेंसी डजंट मैटर. मतलब एग्जैक्टली ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल कर लेना कि डजंट मैटर, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 21 हेड ऑफिस करेंसी कैन बी एनी करेंसी, और हेड ऑफिस करेंसी इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एंड देयरफॉर इट शुडंट बी concerned. It shouldn't be a concern while deciding the functional currency. Head office currency doesn't matter. ये मैं अपने अल्फाज के अंदर लिख रहा हूं, आप बेहतर अल्फाज इस्तेमाल करें. फिर इसी तरह टैक्स liabilities being paid in dinar doesn't represent फंक्शनल करेंसी. आप टैक्स लाइबिलिटी किस करेंसी के अंदर पे कर रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी फंक्शनल करेंसी क्या होनी चाहिए. मुझे बताएं, मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया आपको लिख के दिया है कि आपको स्टार्ट एट द लीस्ट कैसे करना चाहिए था. मैं सजेस्ट करूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इससे बेहतर आंसर लिख सकते हैं. यानी आप अंदाजा लगाएं कि ये 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, और इस 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर आपके पास वॉल्यूम इतना है कि आप जितना चाहे जवाब में लिख सकते हैं. यू कैन राइट अ मच बेटर आंसर as compared to what I wrote just now. But only practice can make you perfect. बहुत सारे लोग ये भी गलती करेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल ये लेक्चर सुनेंगे, वो लेक्चर सुन के बोलेंगे कि हाँ यार समझ में तो आ गया ना, बिल्कुल सही है, मैं तो लिख लेता, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे. इफ यू डोंट प्रैक्टिस तो उसका नुकसान ये होगा कि अल्टीमेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन हो सकता है आप उस दिन रेप्लिकेट ना कर पाए. तो लिख लीजिएगा, बेहतर है. और आपको पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और वुमेन even more perfect. तो just do practice, right? तो खैर, मैं अपने 5 मार्क्स के यहाँ पे सवाल को, रिक्वायरमेंट नंबर 1 को यहीं पे जाके छोड़ता हूँ, एंड आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, और फिर आगे बात करते हैं. अच्छा, रिक्वायरमेंट नंबर 1 मैं पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद जाके जरा बात को देख लेंगे कि एग्जामिनर कौन से वाले सवाल के एरिया से ये वाली रिक्वायरमेंट निकाल कर लाया था. पहले जरा रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर बात क्या कर रहा है. जो रिक्वायरमेंट नंबर बी का पार्ट 1 है, वो इस बारे में है कि कहते हैं हाउ क्रोचेट कंपनीज कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हमिंग्स कंपनी which are presented in dollars for the year ended 31st December X4.
एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी चीज है जिसका नाम है कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हम चल के पढ़ेंगे सिनारियो के अंदर, कोई ऐसी चीज है जिसका नाम है कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स, और उस कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग मांगी जा रही है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और कंसोलिडेशन होगी पेरेंट कंपनी की फंक्शनल करेंसी के अंदर जो कि डॉलर्स के अंदर होगी। पूछा जा रहा है बता दीजिएगा इस कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है। चल के देख लेते हैं कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है और उसका क्या करना है। आगे आने वाली जरा 6 मार्क की रिक्वायरमेंट भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ताकि हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बड़ा अच्छा बना सकें। एग्जामिनर कहता है आई नीड अ कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ क्रॉचेट कंपनी इन ग्रोमेट्स। इन ग्रोमेट्स, अब जरा आप अंदाजा लगाएं, आप अंदाजा लगाएं, अगर कोई बच्चा शार्प बच्चा होता तो वो पकड़ लेता कि भाई पार्ट नंबर ए का आंसर ग्रोमेट होना चाहिए। आपकी फंक्शनल करेंसी ग्रोमेट है। अरे आपको पता तो है, देखिए ना, कंसोलिडेशन, फॉरेन सब्सिडरी की कंसोलिडेशन के 3 उसूल क्या है? यू एडजस्ट एंड अपडेट, यू ट्रांसलेट, यू कंसोलिडेट। और एडजस्ट एंड अपडेट का उसूल ये कहता था कि पहले आप पूरा सवाल सॉल्व करेंगे फॉरेन करेंसी के अंदर, है ना। अच्छा, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि जो अकाउंटिंग होती है ना, आपकी कोई भी डोमेस्टिक करेंसी हो, जो अकाउंटिंग होनी है वो अकाउंटिंग होनी है आपकी फंक्शनल करेंसी के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है गुडविल ऑन एक्विजिशन निकाल के दिखाओ ग्रोमेट करेंसी के अंदर। अकाउंटिंग करने को कह रहा है ग्रोमेट करेंसी के अंदर, इसका मतलब कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी सब्सिडरी की फंक्शनल करेंसी ग्रोमेट कंपनी होनी थी। ये ग्रोमेट कंपनी फंक्शनल करेंसी पक्का है, पक्का है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट होता ना और थोड़ा सा स्लो सवाल को पढ़ रहा होता, थोड़ा सा स्लो सवाल को पढ़ रहा होता, तो वो इस सवाल की रिक्वायरमेंट से भी अंदाजा लगा देता कि यार मेरा ऊपर वाला आंसर ग्रोमेट ही होना चाहिए। खैर, कहते हैं a calculation of the goodwill on acquisition of crochet company in grommets and how it would be accounted for in the consolidated statement of financial position company at 31st December X4 after translation। अब जरा इतनी लंबी रिक्वायरमेंट है, इतनी लंबी रिक्वायरमेंट है, इसका कोई आसान तर्जुमा मुझे बता सकता है कि एग्जामिनर क्या कह रहा है? इतनी लंबी रिक्वायरमेंट है कि ग्रोमेट करेंसी के अंदर तुम कैलकुलेट करो और फिर बताओ कि गुडविल कंसोलिडेटेड एफएस के अंदर किस तरह आएगी। तो आपको सिंपल बात बताऊं, सिंपल बात, एग्जामिनर आपको कह रहा है आप एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन गुडविल की वर्किंग कर ले। सिंपल, बिल्कुल सही हूं मैं। आप एक्सचेंज डिफरेंसेस की गुडविल की वर्किंग कर लें। जिसने कंटेंट, जिसने क्लास अच्छी ली थी ना मेरी, वो आराम से पकड़ लेता कि यार कुछ भी नहीं कह रहा है, इतनी लंबी कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई पहले फॉरेन करेंसी के अंदर अकाउंटिंग करो, फिर लोकल करेंसी के अंदर कैसे रिपोर्ट होगा ये बताओ। तो आसान जबान के अंदर क्या कह रहा है? एक्सचेंज गेन या लॉस ऑन गुडविल निकाल लो, बस। सिर्फ ये आपसे कह रहा है, सही। फिर कह रहा है इंक्लूड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशन हाउ द इम्पेयरमेंट एंड एक्सचेंज डिफरेंस ऑन गुडविल विल इंपैक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड एफएस। वही वाली बात है कि कह रहे हैं इम्पेयरमेंट का क्या होगा और गुडविल के ऊपर एक्सचेंज डिफरेंस क्या आएगा, ये चल के बता दीजिएगा। 6 और 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट हमारे सामने है फॉर क्रॉचेट कंपनी। पढ़ लेते हैं जरा चल के, फिर सवाल को सॉल्व कर लेंगे। करना आप लोगों नहीं है, मुझे बताते जाइएगा। क्रॉचेट कंपनी का सवाल है, सुनिएगा। एग्जामिनर कहता है भाई द एक्विजिशन ऑफ क्रॉचेट कंपनी, बाय द वे यू शुड रिमेंबर कि क्रॉचेट कंपनी को जो हमने एक्वायर किया था वो साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 20x4 को एक्वायर किया था, सही है ना। एग्जामिनर कहता है द हमिंग्स कंपनी पेड कैश ऑफ $24 million फॉर द 80% होल्डिंग इन क्रॉचेट कंपनी ऑन 1 जनवरी X4। आपने 1 जनवरी X4 को क्रॉचेट कंपनी का 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर किया है $24 मिलियन का। आपको यहाँ पे ये बात नोट करनी चाहिए कि जो कंसिडरेशन गिवन है वो डॉलर्स के अंदर गिवन है, डॉलर्स के अंदर कंसिडरेशन गिवन है। लेकिन पहले हमें एडजस्ट एंड अपडेट किसके अंदर करना है? फॉरेन करेंसी के अंदर। शायद हमें डॉलर से फॉरेन करेंसी के अंदर आना पड़ेगा। नॉर्मली हम फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी के अंदर जाते हैं, लेकिन शायद हमें इस बार लोकल करेंसी से फॉरेन करेंसी आना पड़ेगा। डॉलर के अंदर कंसिडरेशन गिवन है, ख्याल रखना। एग्जामिनर कहते हैं भाई हमिंग्स कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेजरिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। क्या मतलब हुआ? यू हैव अ पॉलिसी ऑफ मेजरिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू का मतलब ये हुआ कि फुल गुडविल मेथड है। एक्सीलेंट।
एग्जामिनर कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन क्रॉचेट कंपनी ऑन 1 जनवरी X4 वाज $6 million। एग्जामिनर ये कह रहा है कि $6 million की फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन है। अगेन फुल गुडविल मेथड। एग्जामिनर कह रहा है सिंस क्रॉचेट कंपनी हैज अ रेंज ऑफ नेट एसेट्स हेल्ड डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज, the fair values of the net assets at acquisition were determined in their local currency। एग्जामिनर कह रहा है जो क्रॉचेट कंपनी यानी जो आपकी सब्सिडरी है ना उसकी वेरियस लोकेशन में नेट एसेट्स हैं, और क्योंकि उसके वेरियस लोकेशन में नेट एसेट्स हैं तो लोकेशन वाइज नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू डिटरमिन की गई है। तो हो सकता है कुछ लोकेशन के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू दिनार के अंदर हो और कुछ लोकेशंस की फेयर वैल्यू फॉर एग्जांपल ग्रोमेट कंपनी के सॉरी आपकी ग्रोमेट करेंसी के अंदर हो। आपको कह रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मल्टीपल करेंसीज के अंदर हैं। कहते हैं hence fair value of some assets have been determined in dinars and the others in gromets। कुछ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दिनार के अंदर डिटरमिन किए गए हैं और कुछ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ग्रोमेट्स के अंदर डिटरमिन किए गए हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, आपने रिक्वायरमेंट नंबर ए के अंदर ये कंक्लूड कर लिया था कि आपकी फंक्शनल करेंसी ग्रोमेट है, आपकी फंक्शनल करेंसी ग्रोमेट है, तो जो भी अकाउंटिंग होगी वो आपकी एडजस्ट एंड अपडेट जो आपकी अकाउंटिंग होगी वो आपकी फंक्शनल करेंसी के अंदर होगी। आपने नेट एसेट्स को डिटरमिन किया है कुछ दिनार के अंदर कुछ ग्रोमेट करेंसी के अंदर, दिनार के अंदर भी आपने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिटरमिन की है, बट आई डोंट केयर, आपकी अकाउंटिंग जो होनी है वो ग्रोमेट करेंसी के अंदर होनी है बिकॉज दैट इज सपोज टू बी योर फंक्शनल करेंसी। all accounting is done in your functional currency, all accounting is done in your functional currency which is grommet currency। एग्जामिनर कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स, आई एम सॉरी, एग्जामिनर कहता है द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स डिनोमिनेटेड इन ग्रोमेट्स एट 1 जनवरी X4 वाज 43 मिलियन ग्रोमेट्स। आपके पास 43 मिलियन ग्रोमेट्स के नेट एसेट्स हैं। The total fair value of the net assets denominated in dinars at 1 January X4 was 50 million dinars। एग्जामिनर कह रहा है आपके पास दिनार्स के अंदर भी क्या है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। मैं दोबारा एम्फसाइज कर दूं, आपकी कुछ नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू उनकी डोमेस्टिक करेंसी के थ्रू फेयर वैल्यू डिटरमिन की गई है, दिनार के अंदर फेयर वैल्यू डिटरमिन की गई है, बट आई वांट ग्रोमेट्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट गुडविल, इन ऑर्डर टू डू अकाउंटिंग, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एडजस्ट एंड अपडेट, आई नीड ग्रोमेट, आई डोंट नीड दिनार्स, आई नीड ग्रोमेट। अच्छा भाई भाई यहीं पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे चल के देखो आपको कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट्स गिवन है, एक्सचेंज रेट्स गिवन है। तो अगर एक्सचेंज रेट्स के अंदर जाके देखो तो बस अभी मैं एक दिखा रहा हूं, आप चल के देखें तो आपको दिनार टू ग्रोमेट का एक्सचेंज रेट भी गिवन है एक्विजिशन डेट का, आपको दिनार टू ग्रोमेट का एक्सचेंज रेट भी गिवन है एक्विजिशन डेट का। तो हाथों हाथ जरा कन्वर्जन कर लेते, कह रहे हैं एक दिनार इज इक्वल्स टू 2 ग्रोमेट्स, एक दिनार इज इक्वल्स टू 2 ग्रोमेट्स, यानी दिनार छोटा है ग्रोमेट बड़ा है, दिनार छोटा है ग्रोमेट बड़ा है। मेरे पास 50 मिलियन दिनार अवेलेबल हैं और दिनार छोटा है ग्रोमेट बड़ा है, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। इब्राहिम कह रहा है, अब्दुल अजीज कह रहा है मुझे डिवाइड करना है, मुझे जरा बताएंगे मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। इब्राहिम और अब्दुल अजीज दोनों गलत है, मुझे मल्टीप्लाई करना था। एक दिनार इज इक्वल्स टू 2 ग्रोमेट, तो मैं आपको कहता हूं आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड छोड़ें, आपके अंदर कॉमन सेंस तो है, दिनार छोटा है ग्रोमेट बड़ा आना है, ग्रोमेट बड़ा आना है, तो 2 से डिवाइड करूं तो बड़ा आंसर आएगा या 2 से मल्टीप्लाई करूं तो बड़ा आंसर आएगा, यार कॉमन सेंस की बात है, मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा आंसर आएगा, यानी 50 मिलियन दिनार इज इक्वल्स टू 100 मिलियन ग्रोमेट्स, 100 मिलियन ग्रोमेट्स। क्लियर होगी बात, ये मैंने हाथ क्या दिए तो क्लियर कर लिया है कि मेरे पास टोटल ग्रोमेट्स के अंदर ही नेट एसेट्स अवेलेबल होने चाहिए। सही, आगे पढ़ लेते हैं एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद सवाल सॉल्व कर लेंगे, यानी एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन गुडविल वगैरह निकाल लेंगे। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज फेयर वैल्यूज, एक्सक्लूडेड फ्रॉम दीज फेयर वैल्यूज, जो ऊपर फेयर वैल्यूज गिवन है उसमें एक बात एक्सक्लूडेड है, excluded from these fair values are several contracts with the customer of crochet companies।
कह रहे हैं एक्सक्लूडेड फ्रॉम अबव फेयर वैल्यूज आर सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर्स ऑफ क्रॉचेट कंपनी। आपके कस्टमर्स के साथ आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कह रहे हैं these contractual relationships prohibit the customers of Crotchet Company from obtaining services from any of the main competitors of Crotchet Company। आपने अपने कस्टमर्स के साथ एक नॉन कॉम्पिटिशन अग्रीमेंट किया हुआ है। आपने अपने कस्टमर्स के साथ एक नॉन कॉम्पिटिशन अग्रीमेंट किया हुआ है, जिस अग्रीमेंट के मुताबिक आपके कस्टमर्स आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ काम नहीं कर सकते। आई मीन दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन थिंक ऑफ। आपने कुछ अपने कस्टमर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके कस्टमर्स आपके कॉम्पिटिटर से कभी भी काम नहीं कर सकते, आपके कॉम्पिटिटर से कभी भी नहीं काम कर सकते। कहते हैं दे हैव, यानी दे का मतलब दीज कॉन्ट्रैक्ट्स, दे हैव एन एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू एट 1 जनवरी X4 ऑफ 15 मिलियन ग्रोमेट्स। कैन एनीवन टेल मी कि किस सिनेरियो की बात हो रही है? You have some contract with customers जिसकी फेयर वैल्यू 15 मिलियन ग्रोमेट्स है। What is the examiner talking about? ये क्या बात हो रही है? ये क्या बात हो रही है? Can anyone tell me? और ये आपको बताना चाहिए, ये आपने पढ़ा हुआ है, आप मुझे बताएं कि ये क्या है, कौन सा वाला टॉपिक लग गया है यहाँ पे। अली काजमी कह रहे हैं IFRS 15। अच्छा, IFRS 15 अली काजमी के जहन में कैसे आया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर हुआ है। तो सर हमने मुझे मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मुझे नाम जरूर याद था, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर दो अल्फाज स्टैंडर्ड में भी थे और इस सिनेरियो में भी आ गए, तो इसका मतलब ये IFRS 15 है। गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे रेवेन्यू की बात कहां हो रही है? Revenue from contract with customer कहाँ है? There is no consideration in this contract. There is no consideration in this contract बेटा। सोचो ना, नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट किया हुआ है, नॉन कॉम्पीट अग्रीमेंट किया हुआ है। इस अग्रीमेंट के तहत आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर से जाके काम नहीं कर सकता, लेकिन पैसे थोड़ी दे रहा है आपको भाई, रेवेन्यू थोड़ी है यहाँ पे। अब्दुल अजीज ने बोला IFRS 9 है। भाई IFRS 9 कैसे, आप मुझे जरा बताएं। IFRS 9 अब्दुल अजीज ने क्यों बोला? क्योंकि अब्दुल अजीज ने बोला सर वो याद है ना, पोटेंशियली फेवरेबल या पोटेंशियली अनफेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट था। अरे बेटा ये पोटेंशियल कहाँ है इसमें? ये कोई डेरिवेटिव थोड़ी है, ये फॉरवर्ड है, ये फ्यूचर है, ये ऑप्शन है, ये स्वैप है, ये क्या है? एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। हुमैर ने बोला सर ये IAS 37 है। ये तो उससे भी बड़ी बात हो गई भाई, ये तो IAS 37 में चले गए। कह रहे हैं ये प्रोविजन है, ये प्रोविजन है, ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी या कॉन्टिंजेंट एसेट है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिर्फ एक बच्चे ने, जैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अब्दुल अजीज ने फिर गलत जवाब दिया। मुझे अब्दुल अजीज, मैं तो तुम्हें, आई डाउटेड कि तुम इस नॉलेज के साथ या इस कैपेबिलिटी के साथ बेटे जान एग्जाम में जा सकते हो। अब्दुल अजीज कह रहे हैं सर IAS 24 लगेगा यहाँ पे। है 24 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर्स। IAS 24 का ताल्लुक तो डिस्क्लोजर से है, यहां पे कहां से आ गया? अबे डिस्क्लोजर्स कहां से आ गए? यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की है। पूछा था हाउ द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर शुड बी डेल्ट, ये कह रहा है सर रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर दे दो। अरे भाई कैसी बातें कर रहा है? कब मैंने आपको पढ़ाया कि आपके कस्टमर के साथ आपका रिलेशन रिलेटेड पार्टी है? पहली बात तो भाई मुझे ये बता दो, कस्टमर रिलेटेड पार्टी कैसे हो सकता है? कस्टमर कभी भी रिलेटेड पार्टी नहीं होता। आपका मेजर सप्लायर, इवन सोल सप्लायर हो तब भी वो रिलेटेड पार्टी नहीं होता। आपकी नॉलेज में यहां भी फ्लॉ है, बिल्कुल फ्लॉ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिर्फ सही जवाब दिया है, और वो जवाब क्या है सर? ये IAS 38 है, ये IAS 38। दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। और क्या हो सकता था? आई मीन और कुछ हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पे तो अगर ये कोई बच्चा ना पकड़ पाए तो फंडामेंटल फ्लॉज की स्टडीज के अंदर है। आप सोचो ना, रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं लगता, IAS 24 तो दूर दूर तक नहीं लगता, IFRS 9 भी दूर दूर तक नहीं लगता, IAS 37 तो मैं हैरान रह गया। मतलब IAS 37 जिस बच्चे ने बोला, मैं तो हैरान ही रह गया कि यार ये प्रोविजंस कहां से आ गए यहाँ पे। मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो, रिलायबल एस्टिमेट, ये कहां से आ गया यहाँ पे? एब्सोल्युटली रॉन्ग। This is one and the only accounting standard which is IAS 38.
बेटा ये क्या है, ये एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है। और ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कभी भी आपकी इंडिविजुअल बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होता। ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कभी भी आपकी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होता, कभी भी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होता। ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट आपकी बुक्स में कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होता, लेकिन कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज होगा, कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल है, ये आइडेंटिफाइबल है। ये कर चुके हैं हम लोग, ये कर चुके हैं हम लोग। ये अगर किसी को याद हो, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, पोंगो। ये पोंगो है। अरे यही तो होता है इंटेंजिबल एसेट, और क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट इज एनी एसेट विच इज इंटेंजिबल, आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट एनी फिजिकल सब्सटेंस। यार इट प्रोवाइड्स यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स यार, तभी तो इसकी फेयर वैल्यू है, इसकी आइडेंटिफाइबल वैल्यू है। दिस शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड। और एक्विजिशन डेट के ऊपर आप लोगों को याद है ना, क्योंकि IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन ये कहता है कि एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन आपको अपने सारे नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कंसिडर करना होगा। तो आपने इस इंटेंजिबल एसेट को भी फेयर वैल्यू पे कंसिडर करना होगा, आपने इस इंटेंजिबल एसेट को भी फेयर वैल्यू पे कंसिडर करना होगा। आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये आपकी गुडविल का पार्ट बनेगा, यानी आपकी गुडविल की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा, सॉरी गुडविल का पार्ट नहीं, गुडविल की कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अभी तक सब लोगों ने एक्सेप्ट वन, और उसने काफी टाइम लगाया, शायद जल्दी दिमाग में आ गया होगा, लेकिन फिर भी उसने टाइम लगाया। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एंड विच इज फेयरली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। लेकिन यस, चलें, डिसअपॉइंटिंग ही सही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए कम से कम। तो एग्जामिनर ने मुझसे एक रिक्वायरमेंट पूछी हुई थी, इसका यहीं के यहीं जवाब दे देता हूँ, वरना आप लोग गलत हो जाएंगे। हाउ Crotchet companies customer contracts should be accounted for in the consolidated financial statements which are presented in dollars for the year ended 31st December X4। याद रखिएगा, ये जो 15 मिलियन ग्रोमेट्स के अंदर फेयर वैल्यू दी हुई है, 15 मिलियन ग्रोमेट्स के अंदर फेयर वैल्यू दी हुई है, दिस नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड एट द ईयर एंड, दिस नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड एट द ईयर एंड। ये भी बात हमें बतानी पड़ेगी। क्लियर होती है बात ये? मैं लिख देता हूं इसका आंसर, थोड़ा बहुत लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल करने के अंदर आसानी हो जाए। दिस इज बी, एंड बी का पार्ट वन। शुरू कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड से ही शुरू कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू IAS 38, इनटेंजिबल एसेट्स, थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा मैं अपने अल्फाजों को, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू IAS 38, intangible assets आर, सॉरी एक लफ्ज में भूल गया, आर आइडेंटिफाइबल, non-monetary assets without any physical substance, without any physical substance, as per IAS 38, as per IAS 38, intangible assets are to be recognized, intangible assets are to be recognized when they are identifiable, when they are identifiable, यहाँ लिख भी रहा हूं, identifiability arises, identifiability arises if the intangible asset can be used or sold independently or arises as a result of contractual relationship
सही है। फिर यहाँ पे IFRS 3 भी लिंक करना था, एज पर IFRS 3 business combination should be accounted for using acquisition method सही है। आगे लिखता according to which fair value, या ऐसे लिख देता according to which net assets shall be recognized on fair value basis at acquisition। सही है। फिर इसी तरह अब मुझे यहाँ पे कुछ बातें मैं आप लोगों को मैनुअली लिख के दे रहा हूँ, मैं उसको सवाल के अंदर कंस्ट्रक्ट नहीं करके दे रहा, लेकिन आप लोगों ने वो बात जरूर लिखनी थी। आप लोग इंट्रो के अंदर ये बात जरूर लिखते, सही है। और आप ये बात क्या लिखते, आप लिखते कि भाई कंसोलिडेशन के अंदर, कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर एक्विजिशन डेट पे दिस intangible asset should have been recognized, and translated at acquisition date exchange rate। सही है, acquisition date exchange rate। consequently ये बात याद रखना, retranslation should have been done at balance sheet date rate during consolidation। सही है। अच्छा, ये इंटेंजिबल एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है, इसको इनिशियली हमने रिकॉग्नाइज किसके ऊपर करना था बेटा, रिकॉग्नाइज करना था उस रेट के ऊपर जो कि एक्विजिशन डेट का रेट है। हमने इसको बैलेंस शीट डेट के ऊपर दोबारा से क्या करना होगा, यानी जहां तक इंटेंजिबल एसेट की बात है हमने इसको दोबारा रीट्रांसलेट करना होगा, एक ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये भी होनी थी कि यार कुछ एक्सेस अमोर्टाइजेशन भी तो आ सकती है, मतलब बात है लिख लेते हैं, एक्सेस अमोर्टाइजेशन आ सकती थी बेस्ड ऑन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कंसोलिडेटेड बुक्स के अंदर, ये लिख सकते थे हम लोग बात। अच्छा, उमेर का एक सवाल आया है, सर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं ना। अब ये देखो, अब ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है ना, बिल्कुल मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, दिस इज फेयरली ऑब्वियस ना। वही देखिए उसने सवाल है, अब ये देखो देखो उमर, कुछ चीजें जो है ना आप वक्त के साथ साथ जो है ना यू नीड टू रियलाइज कि यू डोंट नीड टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो आई मीन सम थिंग्स आर कॉमन सेंस। आई मीन अगर आप छत पे खड़े हो जाओ और छत पे खड़े होकर नीचे देख के बोलो अभी इतना हाइट वाला है यार, मैं नीचे गिरूंगा तो टांगे तो पक्की टूटेंगी, फिर आपने मुझे कॉल करी, आपने बोला सर एक बात बताएं, मुझे ये लग रहा है कि मैं टॉप 10वें फ्लोर से नीचे गिरने वाला हूं और मुझे कंफर्म है सर, कंफर्म है कि टांगे टूटेंगी, सर आप बताएं क्या होगा। भाई मैं भी वही बोलूंगा जो तुम बोलने वाले हो, कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं ना। यानी यहाँ पे इसका कहना ये है कि भाई यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा था दैट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। सर अगर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल एंड लीगल कर दूं तो क्या होगा, भाई कर दे, कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल पूरा अल्फाज हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट भी तो लीगल ही होता है, तो नहीं भी लिखोगे तब भी फाइन है, और एंड लगा के लीगल का लफ्ज ऐड कर दोगे तब भी फाइन है। आई मीन दिस इज नॉट समथिंग टू आस्क। आई मीन देखो सही है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा राइट बनता है, तुम सब लोगों का राइट बनता है कि यू आर सपोज टू आस्क क्वेश्चंस, राइट, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स, यू हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चंस एंड आई हैव अ ड्यूटी टू आंसर। लेकिन अगर आप जानबूझ के यार अब हटाने वाली बातें करोगे तो मतलब यार ये तो गलत है ना।
आई मीन ये तो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग है यार। आप मतलब क्या बोलूं यार मैं। तो और लीगल सर मैं लगा दो, अभी लगा दे लीगल तो मैं, गलत हुआ तो 99 आ जाएंगे, सही हो गया तो 100 आ जाएंगे, ये कोई सवाल है पूछने वाला। लेकिन चल कोई बात नहीं, आप कर लें, ऐसा भी सही है भाई, सही है। बट अगेन एज आई से यू वी ऑल आर मेच्योर इनफ। हम फाइनल लेवल का पेपर पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई F1 का पेपर नहीं पढ़ रहे, तो फाइनल लेवल के पेपर के अंदर सिंसियर मेच्योरिटी होनी चाहिए। खैर, मैं अपने बिल्कुल सवाल के जवाब से डिविएट हो जाता हूँ, आप लोग पता नहीं मुझे बीच बीच में छेड़ देते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया भाई कि बी के आंसर के अंदर कौन कौन से कोर एरियाज होने चाहिए थे, कौन कौन से कोर एरियाज होने चाहिए थे, मैंने आपको बता दिया, राइट। दैट्स फाइन। एक दो लफ्ज इधर उधर हो जाते, आप मुझसे बहुत बेहतर लिख लेते, बहुत अच्छी बात हो जाती। एक दो लफ्ज इधर उधर होने से एग्जामिनर को परवाह नहीं होती। एग्जामिनर ये स्टैंडर्ड की किताब खोल के आपका आंसर नहीं पढ़ता। एग्जामिनर नोज कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हैं, सही है। तो एग्जामिनर नोज कि आप बच्चे हैं, बच्चे आप बच्चों वाले अल्फाजों के अंदर ही जवाब लिखते हैं। बेहतर है कि यू ऑलवेज यूज स्टैंडर्ड के अल्फाज, इफ यू डोंट देन इट्स फाइन, सही है। तो एग्जामिनर इतनी उसके अंदर रिलैक्सेशन रखता है, दिस इज फेयरली कॉमन इन आर रिजीम, हमारे एरिया के अंदर कॉमन है ये। खैर, 4 मार्क्स के अंदर के लिए बेटा आपको ये जवाब देना था, और अब 6 मार्क्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर जाऊं तो आई मेरली नीड व्हाट आई नीड टू डू इज ग्रोमेट्स के अंदर बेटा मुझे जाके कैलकुलेट करनी है गुडविल, और उसके बाद जाके मुझे उसके ऊपर एक्सचेंज डिफरेंसेस कैलकुलेट करने थे और इम्पेयरमेंट के बारे में बताना था। ये वाली बातें मैंने करनी थी। वो वापस मैं सवाल के ऊपर आ जाऊं, तो अगर मैं सवाल के ऊपर वापस आ जाता हूं तो एग्जामिनर ने यहाँ पे एक और बात ये लिखी हुई है कि एट 31 दिसंबर X4 यानी ईयर एंड के ऊपर, याद रखिएगा, एट 31 दिसंबर X4 यानी ईयर एंड के ऊपर, इट वॉज डिसाइडेड टू इम्पेयर गुडविल बाय 30%। आपकी गुडविल 30% से इम्पेयर भी हो गई थी, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। बाकी अगर आगे चल के देखें तो एग्जामिनर ने आपको 1 जनवरी X4 और 31 दिसंबर X4 के एक्सचेंज रेट्स दिए हुए हैं। आपको डॉलर टू ग्रोमेट का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, आपको डॉलर टू दिनार का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, आपको दिनार टू ग्रोमेट का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। व्हाट आई अंडरस्टैंड, हमारे लिए दिनार टू डॉलर का एक्सचेंज रेट बेकार है। मेरे हिसाब से आपके लिए डॉलर टू दिनार का एक्सचेंज रेट बेकार है, बिकॉज आपके लिए फंक्शनल करेंसी ग्रोमेट है, एंड देयरफॉर अगर आप चल के देखें तो आपको ट्रांसलेट डॉलर के अंदर करना है। ग्रोमेट और डॉलर आर द टू रेलेवेंट करेंसीज है। शायद दिनार और डॉलर का एक्सचेंज रेट एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आई फील कि आपके किसी काम नहीं आने वाला। अब चलते हैं जरा आगे। अगर चलें, और यहाँ पे चल के बेटा मेरे पास जगह कम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसी जगह के अंदर रहते हुए अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें अपने पास गुडविल, राइट। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं गुडविल, और गुडविल के ऊपर एक्सचेंज डिफरेंसेस। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ बेटा, दिस इज बी का पार्ट 2 एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन गुडविल, राइट। अच्छा, आप एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास 3 कॉलम की गेम है। एक कॉलम आपका बनेगा फॉरेन करेंसी का, इस सवाल के अंदर आपके लिए फॉरेन करेंसी होनी चाहिए ग्रोमेट, सही है। एक कॉलम बनेगा एक्सचेंज रेट का, और आपके लिए जो लोकल करेंसी है कंसोलिडेशन करने के लिए वो डॉलर है। क्लियर होगी बात ये। अब हम स्टार्ट करेंगे शुरू से। मुझे सबसे पहले गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए जो सबसे पहली चीज मुझे चाहिए होगी वो मुझे चाहिए होगी कंसिडरेशन, सही है। मैं पहले लिख लेता हूं, कंसिडरेशन के अंदर बेटा मैं ऐड करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, सही है। और फिर मैं यहां से लेस कर दूंगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी। जब मैं ये सारा काम कर दूंगा तो मेरे पास एक अदद गुडविल आ जाएगी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन डेट की गुडविल तो मेरे पास आ गई है, लेकिन मैंने कंसोलिडेशन करनी है बैलेंस शीट डेट के ऊपर। तो मुझे एक्विजिशन डेट से जाना कहाँ है, बैलेंस शीट डेट तक जाना है। अगर मुझे बैलेंस शीट डेट तक जाना है बेटा, तो मुझे शायद यहाँ से कुछ इम्पेयरमेंट लेस करनी पड़ जाए साल के दौरान की,
और इस इम्पेयरमेंट को लेस करने के बाद मैं अल्टीमेटली बेटा कहाँ आ जाया करूंगा, गुडविल एट बैलेंस शीट डेट के ऊपर। आई एम सॉरी अबाउट द राइटिंग, लेकिन फिर भी मैं आ जाया करूंगा गुडविल एट बैलेंस शीट डेट के ऊपर। मुझे सबसे पहले ये पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करना है ग्रोमेट करेंसी के अंदर। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट भी अगर आप नोट करें तो एग्जामिनर ने क्लियरली कहा था कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ऑफ क्रॉचेट कंपनी इन ग्रोमेट्स। तो मुझे ग्रोमेट्स के अंदर सबसे पहले पूरे सवाल की गुडविल कैलकुलेट करनी है। अगर मुझे पूरे सवाल की गुडविल कैलकुलेट करनी है ग्रोमेट्स के अंदर तो मुझे सबसे पहले चाहिए होगी कंसिडरेशन। सवाल में कंसिडरेशन 24 मिलियन डॉलर्स थी, नोट करो सवाल के अंदर कंसिडरेशन 24 मिलियन डॉलर्स थी और फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई 6 मिलियन डॉलर्स थी। अगर मैं अपने फॉर्मेट के ऊपर वापस आ जाऊं तो मेरे पास दिस इज 24 मिलियन डॉलर्स, सही है, एंड दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज 6 मिलियन डॉलर्स। लेकिन मुझे तो ग्रोमेट के अंदर चाहिए, मुझे तो ग्रोमेट के अंदर चाहिए। तो 24 और 6 को ग्रोमेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जरा मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करूं, मैं कौन सा एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करूं। ऑब्वियस सी बात है एक्विजिशन डेट के एक्सचेंज रेट्स होंगे। एक्विजिशन डेट के एक्सचेंज रेट्स के अंदर मेरे लिए काम का जो है वो काम का है डॉलर टू ग्रोमेट का रेट। अच्छा, 8 ग्रोमेट्स इज इक्वल्स टू $1, 8 ग्रोमेट्स इज इक्वल्स टू $1, यानी ग्रोमेट ज्यादा है डॉलर कम है, ग्रोमेट ज्यादा है और डॉलर कम है। तो मुझे यहाँ पे रेट इस्तेमाल करना है 8 का, और 8 का जो रेट मुझे इस्तेमाल करना है ये मल्टीप्लाई होगा ग्रोमेट के अंदर आने के लिए या डिवाइड होगा ग्रोमेट के अंदर आने के लिए, मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा। अगेन 8 ग्रोमेट इज इक्वल्स टू $1, तो ग्रोमेट ज्यादा है तो मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं ज्यादा आंसर के ऊपर आऊं। कैन एनीवन टेल मी कि 24 इंटू 8 192 हो गया जी, थैंक यू, ओके। और 6 इंटू 8 इज कितना हो गया, 48, राइट। अच्छा, 192 और 48 तो यहां पे हो गया। अब मुझे चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एस कंपनी इन ग्रोमेट करेंसी। मेरे पास ग्रोमेट करेंसी के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या क्या था भाई मेरे नेट एसेट्स के अंदर। एक तो कहने से ही देखो सब लोग जरा देखो, एक तो ये 43 मिलियन ग्रोमेट्स था, है ना, एक तो ये 43 मिलियन ग्रोमेट्स था, फिर ये 100 मिलियन ग्रोमेट्स मैंने और ऐड कर लिया था, है ना, ये 100 मिलियन ग्रोमेट्स मैंने और ऐड कर लिया था। फिर इसके साथ साथ याद करो एक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, ये कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इट शुड बी 4315, इट शुड बी 4315। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 43 प्लस 100 प्लस 15, सारे ग्रोमेट करेंसी के अंदर हैं, इंटेंजिबल 15 था। तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गया है जी 157, सही। अगर मैं 192 माइनस प्लस 48 माइनस 157 कर लूं तो मेरे पास गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी आती है जी, गुडविल एट द डेट ऑफ ये 157 है, 158 है, 158 है। तो 158 के हिसाब से ही बता रहे हो तुम सब लोग, 83 गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट। नाउ 83 मिलियन ग्रोमेट्स की गुडविल है आपके पास एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसके अंदर से मुझे इंपेयरमेंट लेस कर देनी है 30% की ताकि मैं पहुंच जाऊं गुडविल एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर। जरा मुझे बताएंगे 83 का 30% क्या है, 83 का 30%, 83 का 30%, ये 82 है, ओके। एट्टी टू, ओके। 82 का 30% जी आ गया है 24.6, और मैं जब इसको लेस कर दूंगा यहां से तो मेरे पास जो गुडविल एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट आ रही है वो कितनी है जी,
Goodwill at the date of balance sheet in Grommet currency, that is 57.4 million. That is 57.4 million. ओके, तो अब मैंने एडजस्ट एंड अपडेट तो कर लिया, मैंने फॉरेन करेंसी के अंदर यानी ग्रोमेट करेंसी के अंदर पूरे के पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया है, लेकिन अब मुझे चाहिए क्या कि आई नीड टू ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट करना है, मुझे जरा बताएं गुडविल के लिए कौन सा एक्सचेंज रेट इस्तेमाल होगा, गुडविल के लिए कौन सा एक्सचेंज रेट इस्तेमाल होगा? दिस शुड बी 8 एक्विजिशन डेट का रेट। अच्छा, मुझे याद है ना 8 ग्रोमेट इज इक्वल्स टू $1 था, 8 ग्रोमेट इज इक्वल्स टू $1 था, यानी ग्रोमेट ज्यादा है डॉलर कम है, तो मुझे कम वाली वैल्यू के ऊपर जाना है, मुझे डॉलर के ऊपर जाना है, मुझे कम वाली वैल्यू के ऊपर जाना है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। जरा मुझे बताएंगे 82 डिवाइड बाय 8 कितना डॉलर हो जाता है? 10.25 $10.25 मिलियन। फिर इसी तरह मेरे पास इंपेयरमेंट है 30%, मुझे डिवाइड करना है, लेकिन इंपेयरमेंट 24.6 को किस रेट से डिवाइड करना है? अगर मैं आप सब लोगों को सवाल के ऊपर थोड़ा सा गौर करवाता चलूं, तो सवाल के ऊपर एग्जामिनर ने जी लिख के दिया हुआ था कि at 31st December X4 it was decided to impair goodwill by 30%। 31st December X4 का रेट चाहिए, तो 31st December X4 का रेट $1:7 ग्रोमेट्स है, 7 का रेट लेना पड़ेगा, दिस इज द क्लोजिंग रेट। तो what I'll do is I'll divide it by 7 here, और इसी तरह क्लोजिंग रेट क्योंकि 7 है तो गुडविल एट बैलेंस शीट को भी डिवाइड किया जाएगा 7 से। जरा मुझे बताएंगे कि पी के सॉरी डॉलर्स के अंदर कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 24.6 डिवाइडेड बाय 7 इज 3.51, राइट। अच्छा, बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो मेरी गुडविल आ रही है वो गुडविल आ रही है 57.4 डिवाइडेड बाय 7, एंड दिस शुड इक्वल टू 57.4 divided by 7 should equal to $8.2 million। Now we can see कि अगर 10.25 में से 3 को लेस कर देते तो आंसर डेफिनेटली 7 से नीचे आने वाला था, लेकिन यहाँ पे आंसर आ रहा है 8.2। इसका मतलब बीच में कोई ना कोई एक्सचेंज गेन जरूर है, विच इज द बैलेंसिंग फिगर हेयर। मुझे कोई बताएगा कितना एक्सचेंज गेन आ रहा है, कितना एक्सचेंज गेन आ रहा है? What is the exchange gain here? Exchange gain here is $1.46 million। और ये जो $1.46 million का exchange gain आया है, this has to be shared between both parties, यानी parent company 80% और NCI 20%। This is how we are going to go about it। मुझे बताएं सब लोगों को यहाँ तक सवाल समझ में आता है? सब लोगों को यहां तक सवाल समझ में आता है? मुझे सब लोग कंफर्म कर दीजिएगा, ओके हैं सब लोग? सब लोग, वेरी गुड। यानी अभी तक अगर हम सवाल में चल के जी चेक करें तो सवाल के अंदर अपने ने 5 मार्क की रिक्वायरमेंट कर ली है, 5 मार्क के बाद अपने ने 4 मार्क की इंटेंजिबल एसेट्स वाली रिक्वायरमेंट कर ली है, 6 मार्क की एक और रिक्वायरमेंट कर ली है। इसमें याद रखिएगा यू नीड टू इंक्लूड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन यही है कि आपने पहले कोई और रेट लिया था, बाद में आप चल के कोई और रेट लेंगे, जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा वो ओसीआई में रिकग्नाइज होगा, एक्यूमुलेट ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर होगा, ये दोनों पार्टीज के दरमियान शेयर होगा। ये एक्सचेंज डिफरेंसेस की एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने यहाँ प्रोवाइड करनी थी। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये काम खुद कर लेंगे। 6 मार्क की रिक्वायरमेंट है, कर लीजिएगा। टोटल 15 मार्क्स का सवाल हम अभी ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, और डेफिनेटली 15 मार्क्स का ही सवाल हमारे पास और रह गया है, 15 मार्क्स का सवाल और रह गया है। अगर मैं इसके बाद चलूं मेरे दोस्तों सी रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो सी रिक्वायरमेंट में सवाल है 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स में कह रहे हैं हाउ कॉवर कंपनी याद है ना, एक और सब्सिडरी हमारे पास थी, तो कह रहे हैं हाउ कॉवर कंपनी शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट 31st December X4। आपको कॉवर कंपनी को किस तरह डील करना है ये आपने बताना है, सिर्फ 4 मार्क्स के लिए। तो चलें कॉवर कंपनी पढ़ लेते हैं, सुनिएगा, और इस बात का जवाब भी आप लोगों ने देना है मुझे, आप लोगों ने। हम पढ़ने जा रहे हैं द एक्विजिशन ऑफ कॉवर कंपनी। एग्जामिनर कहता है ऑन 1st January X4 यानी साल के पहले दिन
Hummings company purchased a 100% equity interest in Cover company. Hummings company ने Cover company के अंदर 100% equity interest acquire कर लिया. बहुत अच्छा काम कर लिया. कहते हैं Hummings company जो parent है made the acquisition with the intention to sell and therefore did not wish to have an active involvement in the business of Cover company. ये क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आई मुझे ये बात. कह रहे Hummings company made the acquisition with the intention to sell and therefore did not wish an active involvement in the business of Cover company. ये क्या है? क्या है? If anyone can give me the answer. Very good, Abdul Aziz. और जैन बिलवानी तो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ले गए. एक्चुअली जैन बिलवानी यू आर राइट, बट फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर यू आर रॉन्ग. पहली बात ये कि दिस is a subsidiary which is acquired with an exclusive view to resale and therefore it should not be consolidated. याद रखना, या IFRS 5 लग गया, discontinued operation लग गया. कह रहे हैं भाई this is a subsidiary which has been acquired with an exclusive view to resale. याद नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था IFRS 5 के अंदर, आप किसी सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करने के पीछे नियत ये हो कि इसको अल्टीमेटली एक्वायर करके बेच देना है, एक्वायर करके बेच देना है, तो इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाली सब्सिडरी कहते हैं. This is a subsidiary which is acquired with an exclusive view to resale and therefore it should be presented as a discontinued operation. It should be presented as a discontinued operation. आगे लिख देता हूं. It should not be consolidated. It should not be consolidated. और जैन तुम्हारी वाली बात, and rather treat it as an investment. And rather treat it as an investment under IFRS 9. Very good. अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक बात का ख्याल और रखना है कि ये बात सच है कि डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ताल्लुक प्रेजेंटेशन से, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ताल्लुक प्रेजेंटेशन से है, तो डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है. But still you need to meet the requirements of IFRS 5 with respect to non-current assets held for sale and discontinued operation. आपको requirements अभी भी meet करनी पड़ेंगी. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, certain requirements will need to be met as under IFRS 5 for accounting as non-current assets held for sale and discontinued operations. आपको certain requirements तो जी meet करनी ही पड़ेंगी. याद है how many requirements were there in order to classify something as non-current assets held for sale and discontinued operation? There were 5 requirements. Actually there are 4 requirements, लेकिन मैं उसको 5 requirements कह देता हूँ. जरा 5 रिक्वायरमेंट्स मुझे याद दिलाएंगे कि क्या क्या थी IFRS 5 की 5 रिक्वायरमेंट्स. अभी आपने पढ़ा है और पूरी जहन लगाते रहते हैं जिंदगी के अंदर. So the first requirement was the asset must be available for immediate sale in its present condition. याद है?
द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, यानी यू मस्ट बी एक्टिवली लुकिंग फॉर अ बायर। तीसरी चीज आपके पास ये थी, द प्राइस कोटेड इज रीजनेबल इन रिलेशन टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। चौथी रिक्वायरमेंट ये थी कि द एसेट मस्ट बी सोल्ड विद इन 12 months of the declaration as non-current asset held for sale। और फिर पांचवी बात क्या थी कि देयर मस्ट बी नो सिग्निफिकेंट चांसेस, देयर मस्ट बी नो चांसेस फॉर सिग्निफिकेंट चेंज और विड्रॉल ऑफ द प्लान। ये आपके पास चांसेस नहीं होनी चाहिए। देयर वर 5 रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS 5। नाउ अगर आपको ये 5 रिक्वायरमेंट्स रटी हुई नहीं थी, अगर आपको ये 5 रिक्वायरमेंट्स याद नहीं थी या ऐसी याद नहीं थी कि कम से कम आप हुमैर अपने अल्फाज में लिख सकें, अभी मैं कुछ बोलता तो मेयर बोलता कि सर ऐसे नहीं यूं लिख दूं तो क्या होगा, तो मैंने बता दिया कि अगर आप कम से कम इतने काबिल नहीं थे कि अपने अल्फाजों के अंदर जाके बात को लिख सकें, तो फिर देन इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। अदरवाइज इट इज मेयरली कॉमन सेंस। आपने बस ये पढ़ा ना कि यार इंटेंशन टू सेल है और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप अपने कंट्रोल को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कंसोलिडेशन से बाहर निकल गए। अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपका इरादा ही सेल करने का है, तो दिस इज अ सब्सिडरी एक्वायर्ड विद एन एक्सक्लूसिव व्यू टू रीसेल। ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की तरह प्रेजेंट होगी और आपको वो पांच रिक्वायरमेंट्स मीट करना जरूरी है। अच्छा, वो 5 रिक्वायरमेंट मीट करना जरूरी है, तो पहले चेक तो करें कि वो 5 रिक्वायरमेंट मीट हो भी रही है या नहीं हो रही है। अगर आप सब लोग मेरे साथ आगे चल के सवाल को पढ़ें तो एग्जामिनर ने क्या क्या बोला हुआ है, और आप सब लोगों ने पूरे सवाल को पढ़ के मुझे कंक्लूसिवली बताना है कि क्या रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं हो रही है। कहते हैं हमिंग्स कंपनी इमीडिएटली बिगैन टू सीक अ बायर। रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। The sale must be highly probable. That means you must be actively looking for a buyer. You are actively looking for a buyer, immediately began to seek a buyer. And for cover company, and felt that the sale would be completed by 31st October X4 at the latest. अंदाजा था कि 10 महीनों के अंदर अंदर सेल मुकम्मल हो जाएगी। क्या आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं? आप रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, बिल्कुल रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, विद इन ईयर की रिक्वायरमेंट। A buyer for cover company was also located in August 20x4। अगस्त के अंदर आपको बायर मिल भी गया था भाई, but due to an unforeseen legal dispute over a contingent liability disclosed in cover company's financial statements, the sale had not yet been finalized at 31st December x4। आपको 12 महीनों के अंदर अंदर ट्रांजैक्शन को क्लोज करना था, अगस्त के अंदर आपको बायर भी मिल गया, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आपका आके डिस्प्यूट रुक गया है। देयर इज अ लीगल डिस्प्यूट गोइंग ऑन एंड देयरफॉर 31st दिसंबर x4 तक ट्रांजैक्शन फुलफिल नहीं हुई। क्या अब भी ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की तरह क्लासिफाई हो सकता है? Very good, Raham. Very good. The management is still committed. It is beyond the control of management. It is beyond legal dispute is beyond the control of management, and the management is still committed to execute the plan. And therefore, year end पे फिर भी ये discontinued operation और held for sale की तरह classify होगा. Absolutely correct. The sale is expected to be completed in early 20x5, यानी the management is still committed to its plan। आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि यार रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, आपको वो 4 या 5 कंडीशंस यहाँ पे बयान करके और उनके आगे एक कंक्लूड करके बताना था कि यार ये मीट हो रहा है या मीट नहीं हो रहा है। यह बात याद रखिएगा, मैंने आपको स्टैंडर्ड पढ़ाते हुए भी बताया था कि इट इज हाईली अनलाइकली कि जब आपके पास सवाल आए ना तो पांचों की पांचों कंडीशंस एक साथ मीट होती हुई नजर आ रही हो, पांचों के पांचों का एक साथ कंक्लूजन नजर आना मुश्किल होता है। तो हमेशा सवाल की लॉजिक यही होती है, सवाल को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि अगर मेजॉरिटी पॉइंट्स मीट हो रहे होते हैं तो यू डीम कि यार बाकी सारे पॉइंट्स भी मीट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता सवाल के अंदर कि एग्जामिनर एग्जैक्टली बता दे हाँ भाई ये भी मीट हो गया, ये भी मीट हो गया, ये भी मीट हो गया, ये भी मीट हो गया। अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर तो क्या ही बात है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं। एग्जामिनर मेजॉरिटी पॉइंट्स आपको बता रहे हैं मीट हो रहे हैं, आप डन की रिपोर्टें कह सकते हैं कि ईयर एंड पे दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो एज हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होगी, जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो एज हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई होगी, एंड देयर शुड बी नो कंसोलिडेशन, देयर शुड बी नो कंसोलिडेशन। मुझे सब लोग बताएं कि क्या सब लोगों को ये जो रिक्वायरमेंट है हाउ कॉवर कंपनी शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब लोगों को समझ में आती है? सब लोग मुझे कंफर्म करिएगा। क्लियर है ना? ओके हो गया?
वेरी गुड, हमने 4 मार्क की रिक्वायरमेंट और कर ली है और हमारे पास फाइनली रह गई है जी 11 मार्क्स की और रिक्वायरमेंट। और जो 11 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो बॉन्ड से रिलेटेड है। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कहाँ पढ़ा था हमने बाय द वे? बॉन्ड्स बोले तो अब्दुल अजीज, फाइनली वेरी गुड। बॉन्ड्स बोले तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो हम लोगों ने पढ़ा था आईएफआरएस 9 के अंदर, राइट? अच्छा, या तो हम डेट इंस्ट्रूमेंट के परचेजर होंगे या तो हम डेट इंस्ट्रूमेंट के इशूअर होंगे। अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट के परचेजर हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियल एसेट का सवाल है। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट के इशूअर है तो इसका मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी बोरोवर वाला सवाल है। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट के परचेजर हुए तो डेट इंस्ट्रूमेंट की अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास 3 टाइप के मॉडल्स अवेलेबल हैं। या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो आप मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म बोले तो होल्ड टू मेच्योरिटी वाला, मीडियम टर्म बोले तो भाई होल्ड टू मेच्योरिटी एंड सेल वाला, और जो आपका थर्ड था वो होल्ड टू सेल वाला। सही है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या हेल्ड फॉर सेल वाला आपके पास मॉडल होता है। अगर आप हेल्ड टू मेच्योरिटी वाले मॉडल के अंदर जाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट टू पासिंग टू टेस्ट आप एसीएम फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट टू पासिंग टू टेस्ट, व्हाट वर दोस टू टेस्ट? बिजनेस मॉडल टेस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, एसपीपीआई कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। सही है, अगर आपने ये 2 टेस्ट पास कर लिए तो आप लोग अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करेंगे। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर 4 चीजें आपको चाहिए होती थी: पार वैल्यू, इशू वैल्यू, कूपन रेट और इफेक्टिव रेट। इन 4 चीजों के जरिए आप एक अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल बनाया करते थे और पूरा का पूरा सवाल सॉल्व कर लिया करते थे। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट टर्म मॉडल के अंदर हैं, हेल्ड फॉर सेल वाले मॉडल के अंदर हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वाले मॉडल के अंदर हैं, तो आपने कुछ नहीं करना था, आप मार्क टू मार्केट करते थे। जो भी गेन या लॉस आता था वो पीएनएल के अंदर जाता था। अगर आप लॉन्ग टर्म में नहीं है, शॉर्ट टर्म में नहीं है, तो मीडियम टर्म के अंदर आते थे और उस केस के अंदर आप लोगों को दोनों हाइब्रिड मॉडल्स अप्लाई करने पड़ते थे। पीएनएल के अंदर एसीएम और बैलेंस शीट के अंदर एफवीओसीआई इस्तेमाल करना पड़ता था। अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी का सवाल है तो एसीएम और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला मॉडल, और एसीएम मॉडल डिफॉल्ट मॉडल होता था, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाला मॉडल सर्टेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के लिए इस्तेमाल होता था। क्लियर? एग्जामिनर कह रहे हैं भाई पहले रिक्वायरमेंट पूरी पढ़ लूं उसके बाद बात कर लेता हूं। एग्जामिनर कह रहा है कैलकुलेशन एंड डिस्कशन ऑफ हाउ द बॉन्ड शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हमिंग कंपनी एज एट 31 दिसंबर x3 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x4। 2 सालों के बॉन्ड्स की ट्रीटमेंट क्या है ये बतानी है। और आगे कह रहे हैं इंक्लूडिंग एनी इम्पेयरमेंट लॉसेस, इंक्लूडिंग एनी इम्पेयरमेंट लॉसेस। पहली बात, क्योंकि मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट में ये पढ़ लिया कि इम्पेयरमेंट का लफ्ज इस्तेमाल हो गया है, तो मुझे उससे ये बात क्लियर हो गई कि ये फाइनेंशियल एसेट का सवाल है। देखिए लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इम्पेयरमेंट नहीं होती है, अगर इम्पेयरमेंट होती है तो वो एसेट्स के ऊपर होती है। डन। अच्छा, मुझे ये बात भी समझ में आ गई कि ये पहली बात तो फाइनेंशियल एसेट का सवाल है यानी हम परचेजर ऑफ द बॉन्ड होंगे, और दूसरी बात मुझे ये बात भी समझ में आ गई कि हम जरूर एसीएम के अंदर होंगे, हम फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर नहीं है। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर देयर इज नो इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग ना। इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग होती ही तब है जब आप अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल के अंदर हो। अगर आप ऑलरेडी मार्क टू मार्केट कर रहे होते तो फिर इम्पेयरमेंट की अकाउंटिंग सेपरेटली करते क्यों? सही है ना? तो हम डेफिनेटली यहाँ एसीएम के अंदर है, मेरे को पता लग गया एसीएम के अंदर है, और कोई लॉजिक हो नहीं सकती। अच्छा, इम्पेयरमेंट से याद आया, इम्पेयरमेंट के लिए हम लोगों ने पढ़ा क्या था? हम लोगों ने आईएफआरएस 9 के अंदर इम्पेयरमेंट पढ़ा था, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल। और जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मॉडल हमने पढ़ा था उसके अंदर 3 स्टेजेस के अंदर अकाउंटिंग हुआ करती थी। देयर वाज स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 के अंदर हम क्या किया करते थे कि एट द इनिशियल रिकग्निशन ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस इक्विवेलेंट टू 12 मंथ प्रोबेबिलिटी इनिशियली रिकग्नाइज कर लिया करते थे। यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि वो जो 12 मंथ इक्वल लॉसेस होते हैं, जो 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस होते हैं, वो 12 महीने के लॉसेस नहीं होते, वो 12 महीने के लॉसेस नहीं होते, बल्कि 12 मंथ क्रेडिट लॉसेस का मतलब ये होता था कि जो आपके लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस हैं, जो आपके लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस हैं वो पहले 12 महीने के अंदर अराइज हो सकते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस इनिशियली रिकग्नाइज कर लिया करते थे। फिर हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हम रीअसेस किया करते थे, और जब हम हर रिपोर्टिंग डेट के ऊपर रीअसेस किया करते थे और अगर क्रेडिट रिस्क वर्सन हो गया तो हम 12 मंथ क्रेडिट लॉसेस के बजाय लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस को रिकग्नाइज कर लिया करते थे। नाउ दिस वाज कॉल्ड स्टेज नंबर 2। जब ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिल जाए तो हम स्टेज नंबर 3 के ऊपर चले जाया करते थे, एंड दैट इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। एक सेपरेट अलाउंस अकाउंट मेंटेन हुआ करता था, हम पीएनएल डेबिट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल अकाउंट
क्रेडिट कर लिया करते थे। क्लियर होती है सबको ये बात, याद आ रही है बात? 11 मार्क की रिक्वायरमेंट है, यानी पूरा IFRS 9 के लेक्चर्स तो आपको छापने ही पड़ेंगे, और कोई रास्ता है नहीं आपके पास, पूरे पूरे लेक्चर 11 मार्क के लिए छापने पड़ेंगे। सही सुन, अब जरा इम्पेयरमेंट ऑफ बॉन्ड्स वाला एरिया पढ़ लेते हैं। प्लीज जरा ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा कि इस सवाल में क्या क्या है। इम्पेयरमेंट ऑफ बॉन्ड्स, एग्जामिनर कहते हैं ऑन 31 दिसंबर 20x3, यानी शायद पिछले साल के पहले दिन बात कर रहे हैं। ऑन 31 दिसंबर 20x3 हमिंग्स कंपनी परचेज्ड अ $10 million 5% bonds in स्टेफ कंपनी एट पार वैल्यू। आप नोट करें, हमिंग्स कंपनी परचेज्ड $10 million बॉन्ड, परचेज्ड $10 million बॉन्ड, यानी फाइनेंशियल एसेट का सवाल है। कह रहे हैं $10 million 5% bonds in स्टेफ कंपनी एट पार वैल्यू, आपने पार वैल्यू के ऊपर इसको परचेज कर लिया है। एग्जामिनर कहता है the bonds are repayable on 31 December 20x6, यानी 3 साल के बाद जाके, and the effective rate of interest is 8%। effective rate of interest कितना है? 8%। कहते हैं हमिंग्स कंपनीज बिजनेस मॉडल इज टू कलेक्ट द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट आपने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करना है। इसका मतलब आप किस मॉडल के लिए क्लासिफाई कर गए? ACM आ गए ना। इसी बिजनेस मॉडल टेस्ट आपका क्या था? यू विल होल्ड द बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, यू विल होल्ड द बॉन्ड ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट, इसका मतलब टिल मैच्योरिटी। SPPI कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट सिंपल पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ही है इसके अंदर, और कुछ हमें यहाँ पे नजर आता नहीं है। क्लियर? तो आपको याद है ना, ACM फॉलो करना है इस सवाल में। अगर मुझे ACM फॉलो करना है इस सवाल में, तो याद है ACM फॉलो करने की रिक्वायरमेंट्स क्या थी? आप 4 चीजें कम से कम होल्ड किया करते थे। 4 चीजें मुझे चाहिए होती थी बेटा। एक अदद पार वैल्यू, राइट, मुझे चाहिए होती थी इशू वैल्यू, सही, मुझे चाहिए होता था बेटा कूपन रेट, और बेटा फिर मुझे क्या चाहिए होता था? इफेक्टिव रेट। सब लोग, क्या तुम लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि इस सवाल में पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितनी है? 10 मिलियन। गुड। मुझे को बता सकता है कि इश्यू वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द इश्यू वैल्यू इन दिस क्वेश्चन? इश्यू वैल्यू, इश्यू वैल्यू भी 10 मिलियन है। अच्छा, अब्दुल अजीज इतना अहमक है, बोल रहा है नहीं है, मतलब इश्यू वैल्यू है ही नहीं। पागल हो गया क्या भाई? कह रहे हैं ना देवर इशूड एट पार वैल्यू, पार वैल्यू पे ही इशू हुए थे। बेटा इशू वैल्यू होना जरूरी है, तभी तो इशू हुए हैं। तो पार वैल्यू और इशू वैल्यू इस सवाल में बराबर है। कूपन रेट कितना था भाई इस सवाल के अंदर? 5%, और इफेक्टिव रेट कितना था बेटा? 8%। ये 4 चीजें अपने को चाहिए होती थी, और उसके बाद जाके हम लोग बना लिया करते थे एक अदद अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल। सही। अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल की बात करें तो बेटा ये 5 कॉलम की गेम थी, बिल्कुल सही। एक कॉलम आपके पास बनता था बेटा डेट का, एक कॉलम आपके पास बनता था अमोर्टाइज कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड का, एक कॉलम आपके पास बनता था इंटरेस्ट एक्सपेंस का, एक कॉलम बनेगा इंटरेस्ट इनकम का, एक कॉलम बनेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड का, और एक कॉलम बनेगा अमोर्टाइज कॉस्ट कैरिड फॉरवर्ड का। ये 5 कॉलम की गेम हम लोगों ने खेलनी है। सही। अच्छा, सवाल में याद रख लीजिएगा, सवाल के अंदर एग्जामिनर ने कहा था कि आपको 2 डेट्स की अकाउंटिंग करनी है, 31 दिसंबर x3 और 31 दिसंबर x4। यानी मुझे जो सवाल सॉल्व करना है वो टेक्निकली x4 तक ही सॉल्व करना है, उससे आगे सॉल्व करने की मेरी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। वैसे तो x6 तक की लाइफ थी, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफी रहेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बेटा सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में, तो सुन लीजिएगा जरा। सबसे पहले कहानी हमेशा शुरू से शुरू होती है। अगर कहानी हमेशा शुरू से शुरू होती है तो मैं सबसे पहले कहानी की जो शुरुआत करूंगा वो मैं शुरुआत करूंगा बेटा कब से? 31 दिसंबर x3। 31 दिसंबर x3 वाले दिन बेटा ना तो कोई ब्रॉड फॉरवर्ड था, ना तो कोई इंटरेस्ट इनकम थी, ना तो कोई इंटरेस्ट रिसीव था, लेकिन मेरी बुक्स में एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ गई होगी। कितने की बेटा?
10 मिलियन फाइनेंशियल एसेट आ गया होगा मेरी बुक्स में एक $10 मिलियन का, राइट। फिर उसके बाद पहली मुलाकात हुई थी हमारी 31 दिसंबर X3 को, और अब नेक्स्ट मुलाकात हमारी कब होनी है? 31 दिसंबर X4 को। 31 दिसंबर X4 वाले दिन बेटा पुराने जमाने का क्लोजिंग मेरे इस जमाने का ओपनिंग बन जाएगा, $10 मिलियन, सही है। फिर मुझे सवाल ये पूछा जाएगा कि आपको इंटरेस्ट मिला कितना होगा। तो इंटरेस्ट मिला कितना होगा इस बात का ताल्लुक है आपके कूपन रेट और पार वैल्यू से। तो हम क्या करेंगे, हम $10 मिलियन को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 10 इंटू 5 करके 0.5 मिलियन का इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपको मिला कितना है, सवाल ये है कि आपको मिलना चाहिए कितना था। तो इफेक्टिव रेट की बेसिस के ऊपर आप निकालेंगे अपनी इंटरेस्ट इनकम, एंड विच इज सपोज टू बी 0.8 मिलियन। अब जरा सोचें क्लोजिंग कितना होगा, 10 प्लस 0.8 माइनस 0.5, इसका मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बनता होगा? 10.3। मुझे बताएं सब लोग यहां तक सहमत हैं? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? ओके है? सब लोग मुझे बता दीजिएगा, सब लोगों को यहां तक क्लियर है? 10.3 वी आर ओके? गुड। अगर 10.3 तक बेटा आप सब लोग ओके हैं तो अब जरा सवाल को आगे पढ़ के सवाल को निपटा देते हैं। एग्जामिनर बेटा यहाँ पे ये कह रहा है एट 31 दिसंबर 20x3, सुन लीजिएगा, एट 31 दिसंबर 20x3 यानी परचेज डेट के ऊपर द बॉन्ड्स वर कंसिडर्ड टू बी लो रिस्क and as a result 12-month expected credit loss are expected to be $10,000। आपका 12 महीने का expected credit loss कितना था? $10,000। क्या करूंगा? on initial recognition that is 31st December 20x3 and allowance equal to 12-month credit losses ट्वेल्व मंथ, यहाँ पे एक्सपेक्टेड जरूर लिखना ना वरना बात गलत हो जाएगी। 12 एक्सपेक्टेड 12 मंथ क्रेडिट लॉस शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती बेटा? अकाउंटिंग एंट्री 10,000 है तो 10,000 मेरे ख्याल से 0.01 मिलियन बनता होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप क्या करते, आप P&L को डेबिट कर देते $0.01 मिलियन से, और बेटा अलाउंस फॉर रिसीवल के अकाउंट को क्रेडिट कर देते 0.01 मिलियन से, राइट। बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे बोला था कि बताना 31 दिसंबर X3 पे क्या होगा, तो बेटा P&L के अंदर तो डेफिनेटली यही होगा। कैन एनीवन टेल मी कि बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा? व्हाट शुड हैपन इन बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट के अंदर आपका फाइनेंशियल एसेट कितने पे रिपोर्ट होगा? आपका फाइनेंशियल एसेट कितने पे रिपोर्ट होगा? आपके पास $10 मिलियन का फाइनेंशियल एसेट है, इस $10 मिलियन में से 0.01 मिलियन माइनस कर देंगे अलाउंस फॉर रिसीवल, यानी अलाउंस को माइनस कर देंगे, तो 9.9 मिलियन का बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट हो जाता, और वो भी कब? एट 31 दिसंबर 20x3। याद रखिएगा ये जो भी मैंने आपको अभी बताया है, ये मैंने आपको बताया है फॉर कहाँ लिखूं? 31 दिसंबर X3। दिस इज फॉर 31 दिसंबर X3। आपको सिर्फ 31 दिसंबर X3 का जवाब नहीं देना था, बल्कि आपको 31 दिसंबर X4 का जवाब भी देना था, जो कि अब हम देंगे। ये इब्राहिम ने मुझे थोड़ा सा करेक्ट कर दिया कि सर 9.9 नहीं है, ये एक्चुअली 9.99 मिलियन है। एब्सोल्युटली राइट। अब मुझे 31 दिसंबर X4 के लिए भी अकाउंटिंग करनी है। 31 दिसंबर X4 पे वैसे मेरे बॉन्ड की वैल्यू क्या बनती है? 10.3 बनती है, लेकिन अभी एग्जामिनर ने 31 दिसंबर X4 से रिलेटेड कुछ और भी लिख के दे दिया है। क्या कहता है जरा सुनना। ऑन 31 दिसंबर 20x4
स्टेफ कंपनी पेड द कूपन इंटरेस्ट, यानी जिस कंपनी का आपने बॉन्ड खरीदा हुआ था उसने आपको आपका इंटरेस्ट पे कर दिया। However, at that date the risk associated with the bonds were deemed to have increased significantly। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? 31 दिसंबर X4 पे आपको आपका इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन इस दिन रिस्क एसोसिएटेड विद द बॉन्ड्स इंक्रीज हो गया। यानी हुमैर ने बिल्कुल सही बोला, आप स्टेज नंबर 2 में एंटर कर चुके हैं, और अगर आप स्टेज नंबर 2 के अंदर एंटर कर चुके हैं तो आपको अब अपने लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। लाइफ टाइम क्रेडिट लॉसेस क्या है, जरा सुनिएगा। कहते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रीपेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X5, यानी अगला साल, were estimated to be 462,963 and the probability of default is 3%। कह रहे हैं अगले साल जो हमें पैसा मिलना है, अगले साल जो हमें पैसा मिलना है, जो रीपेमेंट हमें मिलनी है, उसकी अमाउंट बनती है 462,963, और उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट कितना है, 3% का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है। यानी अगर मैं X4 पे खड़े होके एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालूं तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना होगा, X5 में जो मुझे मिलना है वो मिलना है 462,963, और इस पे एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट कितना है बेटा, 3%। कितना बना ये, 1389, 1389। आगे यहाँ पे एग्जामिनर खत्म नहीं हुआ, एग्जामिनर 13889, ओके 13889, ओके। अच्छा, एग्जामिनर जैन कुछ और बात भी कर रहा है। एग्जामिनर कह रहा है जरा सुनो, at 31st December 20X4 it is also anticipated that no further coupon payments would be received during the year ended 31st December 20X6। X5 के साल के अंदर तो 3% डिफॉल्ट का चांस है, X6 के साल में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाली कंपनी के हालात इतने खराब हो जाएंगे कि वो हमें कोई कूपन पेमेंट भी नहीं कर पाएगी, कोई कूपन पेमेंट भी नहीं कर पाएगी। कहते हैं and only a portion of the nominal value of the bonds would be repaid, सिर्फ थोड़ा सा पैसा आपको आपका वापस मिल जाएगा। The present value of these cash flow shortfalls was 6858710 and a 5% likelihood of the default in the year ended 31st December X6। यानी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आने वाले जमाने का लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस मुझे देखना है ना, तो मैं 31 दिसंबर X4 के ऊपर ऑलरेडी खड़ा हूं, 31 दिसंबर X4 के ऊपर ऑलरेडी खड़ा हूं, मुझे इस साल का पैसा ऑलरेडी मिल गया है, मुझे आने वाली सारी जिंदगी का लॉस एस्टिमेट करना है। तो आने वाली सारी जिंदगी में X5 का लॉस एस्टिमेट कर लिया। X6 के अंदर कैश शॉर्टफॉल जो मेरे पास होंगे वो होंगे 6858710, और एक्सपेक्टेड डिफॉल्ट इसके अंदर 5% है। जरा मुझे बताना कितना डिफॉल्ट आ गया, 6858710 का 5%। अब्दुल अजीज कहते हैं भाई दिस इज 342936 अप्रोक्सीमेटली, राइट। जरा मुझे बताओ कि टोटल यानी टोटल लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस कितना है। टोटल लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस कितना है, 356825। और अगर मिलियंस के अंदर बताना चाहो तो कहने से और $0.36 मिलियन और $0.36 मिलियन, राइट। 0.36 मिलियन अब मेरे एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस हैं। इस 0.36 मिलियन के अंदर से 0.01 मिलियन में ऑलरेडी इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर लॉस रिकग्नाइज कर चुका था। तो जरा मुझे बताओ कि पीएनएल के अंदर और कितनी रिकॉर्डिंग होगी, और कितनी रिकॉर्डिंग होगी। आई कैन से 0.35 मिलियन मुझे और रिकग्नाइज करना पड़ेगा। भाई 0.36 मिलियन मेरा लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस है ना, इस लाइफ टाइम क्रेडिट लॉस के अंदर से 0.01 मिलियन का लॉस तो मैं ऑलरेडी रिकग्नाइज कर चुका था इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर, तो और कितना रिकग्नाइज होगा।
मुझे एंट्री बनानी पड़ेगी पीएनएल डेबिट 0.35 मिलियन अप्रोक्सीमेटली, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल या अलाउंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 0.35 मिलियन से। नाउ दिस शुड हैव बीन द अकाउंटिंग एंट्री फॉर पीएनएल। अगर मैं बैलेंस शीट में पूछना चाहूं कि भाई आपने बैलेंस शीट में क्या करना है, तो बैलेंस शीट के अंदर आपका जो फाइनेंशियल एसेट रिपोर्ट होगा वो किस वैल्यू पे रिपोर्ट होगा एट 31 दिसंबर एक्सपोर्ट। अब बोलेंगे वैसे वैल्यू कितनी बनती है बेटा, 10.3 मिलियन, और अलाउंस फॉर रिसीवेबल कितना है, 0.36 मिलियन। सो द वैल्यू शुड बी कितना, 9.94 मिलियन। इट शुड बी 9.94 मिलियन। क्लियर होती है? मुझे बताएं सबको बात समझ में आ रही है? सब लोग मुझे कंफर्म करें कि क्या सब लोगों को कैलकुलेशन जो अभी तक मैंने बोली, जो अभी तक मैंने समझाया, वो सब लोगों को बॉन्ड्स के बारे में समझ में आता है? सब लोग? गुड, वेरी गुड। आप बस चल के देखिए ना, तो रिक्वायरमेंट के अंदर एग्जामिनर ने बोला था अ कैलकुलेशन एंड डिस्कशन। सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना था, आपने डिस्क्राइब भी करना था कि आप कर क्या रहे हैं। आपने डिस्क्राइब करना था कि आप कर क्या रहे हैं, यानी इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर क्या होना चाहिए, सब्सिक्वेंट रिकग्निशन के ऊपर क्या होना चाहिए, आईएफआरएस 9 इस बारे में क्या कहता है, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल कब अप्लाई होता है, 2 टेस्ट पास हो चुके हैं, उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल बनाना चाहिए। ये सारी बातें आप लोगों ने डिस्कशन के अंदर करनी थी, डिस्कशन के अंदर। और डेफिनेटली यहाँ पे डिस्कशन के सिग्निफिकेंट मार्क्स होंगे। 11 मार्क की रिक्वायरमेंट है, तो 11 मार्क की रिक्वायरमेंट के अंदर आई वुड से 5 मार्क न्यूमेरिकल होगा, लेकिन 6 मार्क फिर भी डिस्कशन होगा। 6 मार्क फिर भी डिस्कशन होगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या तुम लोग 6 मार्क की डिस्कशन लिख सकते हो? इब्राहिम, क्या तुम 6 मार्क की डिस्कशन लिख सकते हो? आपको लिखनी है, आपको लिखनी है। कोई स्टूडेंट शायद इस लेवल के ऊपर मुझे ये कहना चाहेगा, और राइटफुली सही कहना चाहेगा, कि सर आप लिख के दिखा देना। आप सही कह रहे हो, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट यानी एज अ बच्चे, आप सही कह रहे हो कि यार मुझे लिखना चाहिए। आप सही कह रहे हो, मुझे आपको लिख के दिखाना चाहिए कि जवाब कैसे लिखा जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर वही बता रहा हूं, मैं आपको लिख के दिखा दूंगा, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे मैं सीख रहा हूं, आप नहीं सीख रहे। मैं सीख रहा हूं, आप नहीं सीख रहे। लेकिन सर द प्रॉब्लम है कि सर मैं तो उतना अच्छा लिख पाऊंगा ही नहीं, मैं तो उतना अच्छा लिख पाऊंगा ही नहीं। यानी अगर 6 मार्क की डिस्कशन है, तो सर मैं तो इतना ही लिख पाऊंगा कि 2-3 मार्क आ जाए। दैट्स ओके। यू शुड रियलाइज, अभी से आपको ये पता होना चाहिए अपनी राइटिंग से, अपनी राइटिंग स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपनी सोचने और लिखने की कैपेबिलिटी से, कि हाउ मच यू वुड बी एबल टू स्कोर इन योर एग्जाम। अगर आप समझते हैं कि आप 6 मार्क की रिक्वायरमेंट में लिखेंगे इतना कि सिर्फ 3 मार्क मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे, तो ये बात जान लीजिए कि आपको 100 मार्क का पेपर करना जरूरी है। आपको 100 मार्क का पेपर करना जरूरी है। अगर आपको आज से ये बात मालूम हो गई है कि जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपको 6 में से सिर्फ 3 मिलेंगे, तो इसका मतलब आप सिर्फ 50% स्कोर कर सकते हैं। आपके अंदर सिर्फ 50% कैपेबिलिटी है, आपके अंदर सिर्फ 50% आपने मेहनत की है, आप सिर्फ 50% बात सही करते हैं, बाकी आधी बात बकवास करते हैं। आपको ये पता लग गया है कि यू आर ओनली एबल टू अचीव 50%। अब नाउ यू हैव टू चॉइसेस, either you improve your 50% ratio right now, और मेक श्योर कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर कर आए, बिकॉज आपको आज से ही पता लग गया है कि आप 100 अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 50 आते हैं। सिंपल। अगर फॉर एग्जांपल अभी आप आंसर लिखते हैं और आपको ये करेज है, आपका टीचर आपको ये कह रहा है, मैं आंसर पढ़ के ये कह रहा हूं, आपको खुद आंसर पढ़ के और एग्जामिनर के आंसर से कंपेयर करके ये लग रहा है कि हाँ मैंने अंग्रेजी तो वो इस्तेमाल नहीं करी, लेकिन मैंने 80 to 85% वो बातें जरूर लिखी थी जो एग्जामिनर ने अपनी अंग्रेजी के अंदर लिखी हैं। इसका मतलब यू आर 80% करेक्ट। अगर 80% यू फील कि यू आर करेक्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार आपको पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम के अंदर भी 100 मार्क अटेम्प्ट करने की मत सोचें। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि 80% ऑफ व्हाट यू राइट इज ऑलवेज राइट, तो डोंट इवन ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क का पेपर इन फर्स्ट इंस्टेंस। आप सॉलिड वाले मार्क्स ढूंढो, पेपर में सॉलिड वाले मार्क्स ढूंढो, जो आपको श्योर शॉट आते ना, आप वो वाले मार्क्स ढूंढो। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपने आपने 80 मार्क का अटेम्प्ट भी किया और उसके अंदर से लेटर सपोज आपने 80 भी करेक्ट कर दिया,
आपने 80 मार्क का अटेम्प्ट किया और उसमें से 80% करेक्ट करने वाले आप लोग बच्चे हैं, तो इसका ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इसका ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आपके 64 मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं what I'm trying to say is that you have to work hard to improve yourself or make sure that you get the required marks. It is not me who can decide your fate here. You have to, work hard on yourself. You have to work hard, right? So even though I can always write answers, I can always give you the जो अक्सर लोग मुझसे बोलेंगे सर इसकी कॉपी भेज देना, सर आपके पास इस वाले सवाल का जवाब है या नहीं है, सर प्लीज मुझे लिखना सिखा दीजिए, आई कैन डू दैट होल माई लाइफ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि whenever I write an answer, I learn, you don't learn. And it's okay if you cannot get 100% of the answer right, or even if you after writing an answer you compare it with your examiner's answer and you see कि यार उसने ज्यादा बातें लिखी थी और मैंने कम लिखी हैं, either you can learn from your mistake or you can see कि how much you were correct, and that is the strategy that you need to take into the examination. और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, बहुत एक कॉमन सवाल मेरे पास अक्सर ये भी आता है पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते हुए कि सर मैं इतना लिख दूं तो मेरे इतने तो आ जाएंगे ना। यू आर राइट, यू आर थिंकिंग राइट, बट ये चीज पेपर में सोचनी होती है। जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस करते हुए आपने अपने शॉर्ट कमिंग्स को फाइंड आउट करके यू शुड ट्राई टू निगेट देम। जब पेपर में होते हैं ना, तो पेपर में ये सोचते हैं कि यार मैंने इतना लिखा है तो इतने तो आ ही जाने चाहिए, कॉन्सेप्ट तो लिखा है ना मैंने, स्टैंडर्ड तो लिखा है ना मैंने, तो इतने तो आ ही जाने चाहिए। ये पेपर में सोचने का होता है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और आपने देखा कि यार मैंने 4 बातें लिखी थी लेकिन मेरे एग्जामिनर ने 5 बातें लिखी हैं, तो आपने वो एक बात जो नहीं लिखी थी वो अब आपने अपने दिमाग में डाल लेनी है। आपने प्रैक्टिस के वक्त 100% की तैयारी करनी है, तो ही तो जाके आपके पेपर में कुछ 80-90% आएंगे। तो स्ट्रैटेजी बना के चलें, बिल्कुल बच्चों वाली बातें ना करें ना। मैं हमेशा इस लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को एडवाइस ये करता हूँ, लोगों को बताता ये हूँ कि एट दिस लेवल ना, आप ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल है कि सर अगर मैं ये लिखूं तो ये मार्क्स आ जाएंगे। आई डोंट नो कि आप ये लिखेंगे भी या नहीं लिखेंगे एग्जाम के अंदर ना। आई डोंट नो, हाउ वुड आई नो कि आप एग्जाम के अंदर क्या लिख कर आएंगे। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। आई फील के अल्फाजों से ज्यादा और अंग्रेजी से ज्यादा यू शुड फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आई मीन देखो ना, आप समझो ना, पेपर के अंदर क्या लिख कर आओगे ये तो बात की बात है। पेपर के अंदर क्या लिख कर आओगे ये तो बात की बात है। पहले तो ये असेस करना पड़ेगा कि पेपर के अंदर लिख भी पाओगे, पेपर के अंदर लिख भी पाओगे। अभी तुमने स्टैंडर्ड ही नहीं पकड़ा, अभी तुमने स्टैंडर्ड ही नहीं पकड़ा तो घंटा लिख के आओगे। योर अंग्रेजी डजंट मैटर, योर अंग्रेजी डजंट मैटर भाई, इट डजंट मैटर। आता होगा तो लिखोगे ना, आता होगा तो लिखोगे ना। आई मीन ये तो ऐसी बात है ना, अगर पेपर से 5 मिनट पहले मैं आपको पेपर लीक कर दूं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन आप बेसिक अपने अपने जो रूटीन के एग्जाम्स होते हैं आप उसमें बात करें कि अगर आपके पेपर से 5 मिनट पहले आपको कोई पेपर बता दे तो आप कर क्या लेंगे, आप कर क्या लेंगे। अगर आप को पेपर आता होगा तो पेपर कर पाएंगे ना, आता ही नहीं होगा तो पेपर से 5 मिनट पहले कोई पेपर बता भी दे तो आप क्या कर लेंगे, आपको पेपर ही नहीं आता। तो वहां पे अंग्रेजी थोड़ी मैटर करती है। प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम के अंदर सिर्फ अंग्रेजी थोड़ी मैटर करती है। पहले तो ये असेस करना पड़ेगा कि आता है या नहीं आता है, फिर बात होगी कि यार आता है, मैंने अच्छा लिखा या नहीं लिखा, या मेरे 80 आएंगे या मेरे 70 आएंगे या मेरे 90 आएंगे या मेरे 100 आएंगे, ये तो बात की बात है ना। तो पहले प्रैक्टिस स्टेज से तो पूरा गुजरे। तो आई बिलीव कि आपको आज की क्लास मेरी समझ में आई होगी, एंड दिस वाज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन टू टू गेट प्रैक्टिस ऑन। आई बिलीव कि आप लोगों को, सब लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, ऐसा ही है।